ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपके लिए यूजीसी नेट 2012 जून में जो सेकंड पेपर हुआ था वो लेके आया हूँ और इसको हम अच्छी से डिटेल के साथ में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें कला से रिलेटेड तो आप तक सबसे पहले वो पहुंच सके। तो साथ में अगर हो सके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना और कमेंट भी करना। आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पेपर है पेपर सेकंड विजुअल आर्ट। ये लिखा है J7912। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये पेपर जो होता है उसका कोड क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जैसे ऊपर लिखा है, सबसे ऊपर लिखा है पेपर सेकंड विजुअल आर्ट। इसका मतलब ये पेपर क्या है, सेकंड पेपर है। एक होता है पेपर थर्ड। पहले क्या होते थे, पेपर ऑफलाइन होते थे। दिसंबर 2018 से ऑनलाइन पेपर होना शुरू हो गए हैं सीबीटी मोड में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लग गए सीबीटी मोड में। पहले ऑफलाइन होते थे। ठीक है, ओमार शीट फिल करके पेपर देना पड़ता था। तो अभी सीबीटी मोड में हो गया है। काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए। जैसे सीबीटी मोड में है वो एनटीए करवा रहा है, अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करवाने का काम कर रही है। तो इसमें देखो जे लिखा है और यहाँ पे लिखा है 79 और ये लिखा है 12। इसका मतलब क्या है, जे मतलब है जून, यानी कि ये एग्ज़ाम जून में हुआ था। 79 का मतलब है हमारा जो विजुअल आर्ट है उसका कोड कितना है, 79 है। कितना है, 79। अगर कोड हो 00 तो उसका मतलब क्या है, जनरल पेपर जो होता है उसका कोड 00 होता है। 12 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 2012 में ये एग्ज़ाम जो है वो हुआ था। 2012 का पेपर है और ऊपर लिखा हुआ है सेकंड पेपर। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हम हिंदी मीडियम में कर रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए तो बता देना, कमेंट कर देना, उसके अकॉर्डिंग हम इंग्लिश मीडियम में भी अपलोड कर देंगे। तो अभी हिंदी मीडियम में देख रहे हैं दृश्य कलाएँ प्रश्न पत्र सेकंड। देखो इसमें 50 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला जो है वो राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप से प्रभावित हुई थी। कहने का मतलब है इसमें से कौन सा ऐसा शासक, मुगल शासक हुआ था जिसके शासनकाल में जो मुगल वास्तुकला है वो राजस्थानी वास्तुकला से प्रभावित हुई थी। फ्रेंड्स, ये जो बात है, अगर राजस्थानी वास्तुकला से बोले प्रभावित होना तो वो अकबर का काल है। किसका काल है, अकबर का काल। अगर देखो क्वेश्चन में ऐसे भी होता है कि किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला एक चरम सीमा पर थी, या फिर श्रवण युग, वास्तुकला का श्रवण युग मुगल काल में माना जाए तो वो किसका काल होगा, जहांगीर का काल होगा। अगर चित्रकला में बोले, चित्रकला में श्रवण काल बोले तो किसका होगा, चित्रकला में श्रवण काल होगा जहांगीर का, और वास्तुकला में श्रवण काल किसका होगा, शाहजहां का। अगर मैंने गलती से कुछ और नाम ले लिया तो कोई बात नहीं। शाहजहां का काल किसका काल था, वास्तुकला का, और जहांगीर का काल किसका था, चित्रकला का श्रवण काल था। और अकबर का काल में बोले तो क्या है कि जो शासन काल में जो मुगल वास्तुकला है वो राजस्थानी वास्तुकला से प्रभावित रही थी, अकबर के काल की वास्तुकला। ठीक है, फिर औरंगजेब है, ये तो पतन हो गया था इसके टाइम पे, कला का भी ह्रास होने लगा था, उन्होंने कलाकारों को भगा दिया था, यानी बहुत सारी बातें थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को अवलंब प्रदान किया। फ्रेंड्स, ये जो अभिव्यंजनावाद है ये वेस्टर्न कला से संबंधित है, पाश्चात्य कला अगर बोले। ठीक है, पश्चिम की कला बोल सकते हो आप। तो वेस्टर्न कला है, वेस्टर्न आर्ट है, उसमें ये अभिव्यंजनावाद एक कला आंदोलन होता है। तो इसको अभ्युदय को अवलंब प्रदान किया गया। फ्रेंड्स, अगर हिंदी में आपको समझ में नहीं आए अभ्युदय को अवलंब इसका मतलब क्या है तो आप इंग्लिश में जा कर के इसको देखिए। ये सीधा बोला है कि आइडियल्स विच सपोर्टेड एमर्जेंस ऑफ एक्सप्रेशनिज्म, यानी कि जो एक्सप्रेशनिज्म है उसको सपोर्ट किया था। इसमें से किसने किया था, सीधी सी अगर बात में हम समझें तो फ्रेंड्स इसमें आता है रोमेंटिसिज्म। कौन सा आता है, रोमेंटिसिज्म, यानी कि स्वच्छंदतावाद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोमेंटिसिज्म, स्वच्छंदतावाद। फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले अगर इनकी बात करें, जैसे नवशास्त्रीयवाद आधुनिक कला से स्टार्ट करें, वैसे तो
गोथिक, बारोक, रोकोको वगैरह वो क्रम आता है, उसका क्रम के अकॉर्डिंग हमें याद होना चाहिए। उसके बाद में जैसे ये यहाँ से स्टार्ट करेगा नवशास्त्रीयवाद से, तो ये सबसे पहले है नवशास्त्रीयवाद, फिर स्वच्छंदतावाद, फिर यथार्थवाद, ये रियलिज्म है, फिर सूरियलिज्म वगैरह, ऐसे आगे करके इनका क्रम चलता है। तो वो क्रम भी आपको पता होना चाहिए। नेट के एग्जाम में क्रम में भी पूछ लेते हैं। तो इसमें कौन सा आएगा? अभिव्यंजनावाद को सपोर्ट किसने किया था? स्वच्छंदतावाद ने। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, यह किसने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विद्या है? फ्रेंड्स, ये कहा था क्लाइव बेल ने। किसने कहा था? क्लाइव बेल ने। ऑप्शन नंबर 2 बी, क्लाइव बेल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुषाण सम्राट कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? फ्रेंड्स, जो चीज़ें इसमें देखो, अगर ये सीधा बोलूँ कि किसने कहा कला एक महत्वपूर्ण विद्या है, तो ये तो क्लाइव बेल ने कहा था। इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन कैसे करें? जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो जो चीज़ इसमें होगी, जैसे अगर कुषाण की ये कुषाणकालीन सम्राट कनिष्क की अगर प्रतिमा की आवक्ष प्रतिमा की बात कर रहा है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, तो आप निश्चिंत होकर रहिए। आपको अच्छे से सब चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करके बताऊंगा और आपको समझ में भी आएगी। तो देखिए, इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है पुरातत्व संग्रहालय मथुरा। इसका मतलब जो कुषाणकालीन सम्राट कनिष्क की जो प्रतिमा है वो कौन से संग्रहालय में है? मथुरा संग्रहालय में, क्योंकि मथुरा से ही मिली है, तो मथुरा संग्रहालय में ही इसको संग्रहित किया गया है। ठीक है। इसके बाद में अगर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सम्राट कनिष्क जो है वो कौन से काल से संबंधित है, तो कौन से काल से संबंधित है? कुषाणकालीन है। सम्राट जो कनिष्क है वो कुषाणकालीन है। ठीक है, ये मथुरा से मिली है। अब मैं आपको वो मूर्ति दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास काफ़ी सारा आर्ट्स है, इसमें हम देखेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये। ठीक है, ये देखिए, ये जो है सम्राट कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा है। इसके बाजू नहीं है, बाजू टूटे हुए हैं, गर्दन भी नहीं है, ये नहीं मिला, इतना इतना ओनली ये धड़ मिला है। इसके देखो इतने बड़े बड़े बूट पहने हुए हैं, स्वॉर्ड है हाथ में, यानी कि तलवार ले रखी है, और इस तरीके से कपड़े पहने हुए। ये सम्राट कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा है। देखो इसके ऊपर देखो कुछ ये लिखा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। देखो ये लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो ये ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा गया है। ये है सम्राट कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा, और ये है मथुरा संग्रहालय में, और मथुरा से ही मिली है। ध्यान से देख लीजिए। एग्ज़ाम में अभी क्या है, जो नेट यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, उसके अंदर सिस्टम ये हो गया, ऑनलाइन मोड में होने के बाद में ये जो कोई भी पेंटिंग है, स्कल्पचर है, ये दे देते हैं, और उनके बारे में 5-5 क्वेश्चन बन रहे होते हैं। तो हो सकता है ये इस तरीके से कोई भी स्कल्पचर दे दे आपको, उसके बारे में डिटेल्स से पूछे कि ये किसकी है, कौन से कालीन है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? फ्रेंड्स, इनमें से अगर बात करें तो भारत में सर्वप्रथम जो प्रकाशित समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट। एक्चुअल में क्या है, एशिया जो महाद्वीप है, एशिया, संपूर्ण एशिया के अंदर जो सबसे पहले समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वो था बंगाल गजट। और ये कब हुआ था प्रकाशित? 1780 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1780 में हुआ था। एशिया महाद्वीप का सबसे पहला ये समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। और ये कौन से मीडियम में था? इंग्लिश मीडियम में था, यानी कि अंग्रेजी में छपा था ये अखबार। और ये अखबार जो है वो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। याद रखना ये सारी बातें, यूजीसी नेट के अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं इस तरीके से, एक ही क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम इसको डिटेल में जान रहे हैं। ठीक है, तो बंगाल गजट जो है वो सर्वप्रथम भारत के अंदर प्रकाशित समाचार पत्र था, जो कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। क्या थी? साप्ताहिक, यानी हर 7वें दिन पत्रिका आती थी। ठीक है, कब? 1780 में प्रकाशित हुई थी। अब देखो, बंगाल गजट है, इसको प्रकाशित करने वाला था कौन? क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इसको प्रकाशित करने वाला कौन था? तो बंगाल गजट को प्रकाशित करने वाला था, उसका नाम था जेम्स ऑगस्ट हिकी। क्या नाम था?
ये आप नोट डाउन करते जाइए। आपके पास अगर नोटबुक है तो ये पेपर जो है आप नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, तो आप इनको लिखो, नोट्स बनाओ अच्छे तरीके से। तो ये आपके नेट में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की, इस तरीके से ये जेम्स ऑगस्ट हिक्की है। तो इसको ये कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, वहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो इसका नाम था बंगाल गजट। ठीक है। अब देखो, इस बंगाल गजट को एक नाम और भी देते हैं जिसको बोलते हैं हिक्की गजट। क्या बोलते हैं? हिक्की गजट। वो इसके नाम पे ही है क्योंकि जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने इसका पब्लिकेशन किया था 1780 में। कहाँ से पूछे तो कलकत्ता से। तो इसको बंगाल गजट का दूसरा नाम क्या है? हिक्की गजट। बंगाल गजट का दूसरा नाम क्या है? हिक्की गजट। बंगाल गजट का ही दूसरा नाम है हिक्की गजट। ठीक है। अगर मैं आपको ये पत्रिका दिखाऊं, देखो आपको पत्रिका दिखाता हूँ मैं, ये है, इस पे लिखा हुआ है हिक्कीज, यानी कि हिक्की का बंगाल गजट। ये पत्रिका है, हिक्की की बोल सकते हो या हिक्की का, हिक्की की पत्रिका है बंगाल गजट। तो ये कलकत्ता से है। देखो इसमें लिखा हुआ है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइफर जो भी है। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है बंगाल गजट ये, और ये लिखा हुआ है हिक्की, ये वाई है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ना इसको, हिक्की। तो हिक्की गजट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में एक चीज़ और बताऊं आपको कि ये तो हमने बात कर ली कि भारत में सर्वप्रथम जो प्रकाशित समाचार पत्र था वो कौन सा था। तो कौन सा था? बंगाल गजट, 1780 में प्रकाशित। कहाँ से प्रकाशित? कोलकाता से प्रकाशित। इसको करने वाले कौन थे? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ठीक है। ये जो पत्रिका है वो 1780 में प्रकाशित की गई थी फ्रेंड्स, 1780 में। और चली कितने साल? 2 साल, यानी कि 1782 तक, बस इतनी साल, 2 ही साल ये पत्रिका चली थी। ये साप्ताहिक पत्रिका थी। कितने साल तक चली? 2 साल तक चली। इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि भारत में हिंदी में जो प्रकाशित अगर समाचार पत्र है पहला हिंदी में प्रकाशित, वो कौन सा था? तो वो पत्रिका थी, उसका नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड, ये अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। उदंत मार्तंड जो इस नाम की ये पत्रिका थी, उदंत मार्तंड नाम की पत्रिका थी। ये पत्रिका हिंदी मीडियम में थी। कौन से मीडियम में थी? हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम में प्रकाशित पत्रिका, भारत की सर्वप्रथम हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम में प्रकाशित पत्रिका का नाम है उदंत मार्तंड। ठीक है। अब देखिए, ये उदंत मार्तंड हिंदी भाषा की है और ये प्रकाशित कहाँ से हुई थी? अगर मैं पूछूं बंगाल गजट कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कोलकाता से। तो उदंत मार्तंड जो है ये भी कोलकाता से ही प्रकाशित हुई थी। कहाँ से? कोलकाता से ही प्रकाशित हुई थी। अब उदंत मार्तंड देखो, बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित हुई, ये तो सबसे पहली पत्रिका है, वो इंग्लिश में हुई थी। अब इसके बाद में ही हुई होगी उदंत मार्तंड, वो हिंदी के अंदर, तो वो हुई थी 30 मई। कब? 30 मई 1826 को। 30 मई 1826 को, 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड जो है वो कोलकाता से प्रकाशित की गई थी। अगर बंगाल गजट को प्रकाशित करने वाले थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की, उसी तरीके से उदंत मार्तंड जो है इसको प्रकाशित करने वाले थे जुगल किशोर शुक्ल। अगर मैं इसका नाम यहाँ पे लिखूँ कुछ इस तरीके से, ये देखो, जुगल किशोर शुक्ल, इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे मुकुल लिखते हैं ना, इस तरीके से शुक्ल लिख सकते हो, जुगल किशोर शुक्ल। तो जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा ये पत्रिका जो है वो कौन सी? उदंत मार्तंड प्रकाशित की गई थी। कब? 30 मई 1826 को। ये भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी, हर 7वें दिन आती थी और इसका वार था मंगलवार, यानी कि हर मंगलवार को ये पत्रिका जो है वो प्रकाशित होती थी। ये फ्रेंड्स ओनली 1.5 साल चली थी, 1827 में बंद हो गई थी ये 1.5 साल चली थी, और बंगाल गजट 2 साल चली थी। तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी, हर मंगलवार को आती थी। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, ये कब प्रकाशित हुई? 30 मई
30 मई को, 30 मई 1826 को। तो फ्रेंड्स 30 मई जो है वो पत्रिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सबको बता दूं 30 मई पत्रिका दिवस के रूप में बनाया जाता है भारत में। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस 30 मई को ही उदंत मार्तंड नाम की जो पत्रिका है, हिंदी माध्यम में प्रथम पत्रिका थी ये भारत की, हिंदी माध्यम की प्रकाशित हुई थी 30 मई को, इसलिए पत्रकारिता दिवस के रूप में 30 मई को चुना गया। ठीक है, अब दिखाता हूं मैं उदंत मार्तंड। पहले पता है आप सबको कि हिंदी लैंग्वेज कुछ अलग तरीके से लिखी जाती थी, तो उदंत मार्तंड देखो नाम किस तरीके से लिखा गया है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखो फ्रेंड्स, उदंत मार्तंड कुछ इस तरीके से लिखते थे पहले। तो ये उदंत मार्तंड पत्रिका थी जो 1830 मई 30 मई 1826 को प्रकाशित हुई थी। उदंत मार्तंड कहाँ से? कोलकाता से, हिंदी माध्यम की पत्रिका थी। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, हर चीज़ को आप ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। अब देखिए इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, इंग्लिश में बोले द कॉपीराइट एक्ट। ये देखो फ्रेंड्स, द कॉपीराइट जो एक्ट है वो 1957 से लागू हुआ था। कब लागू हुआ? 1957 से, 1957 से द कॉपीराइट एक्ट जो है वो लागू हुआ था। याद रखना, द कॉपीराइट एक्ट 1957। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी का विक्रय करने के लिए प्रमोशन एक प्रेरित करने वाला संप्रेषण है? इसमें बोलूं तो क्या है? स्पर्धा है। संप्रेषण पूछा है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन होना, एक दूसरे से वार्तालाप होने को बोलते हैं संप्रेषण। प्रमोशन की बात कर रहा है। किसके अतिरिक्त सभी विक्रय करने के लिए, विक्रय करना है उसके लिए स्पर्धा है मेन। क्या है? स्पर्धा, यानी कि बहुत सारा हार्डवर्क बोले तो। इसके बाद में देखिए, विज्ञापन की तुलना में प्रचार का एक लाभ निम्नलिखित में से क्या है? प्रचार का एक लाभ क्या है? हम प्रचार कर रहे हैं, कोई विज्ञापन है, विज्ञापन है, उसकी तुलना में, विज्ञापन एक अलग चीज़ हो गया, प्रचार कर रहे हैं, कोई चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, वो भी एक विज्ञापन के थ्रू भी कर सकते हैं प्रचार। तो प्रचार का एक लाभ निम्नलिखित में से क्या है? विज्ञापन की तुलना में पूछा है, तो क्या होगा इसमें? देखो, साख, चयनीयता, नियंत्रण, सरलता। इंग्लिश में अगर देखें 8 नंबर क्वेश्चन का इंग्लिश में क्या बन रहा है? क्रेडिबिलिटी, सिलेक्टिविटी, कंट्रोल या सिंप्लिसिटी। फ्रेंड्स, वन एडवांटेज पब्लिसिटी में इंजॉय ओवर एडवर्टाइजिंग इज। तो क्रेडिबिलिटी, सिलेक्टिविटी, कंट्रोल, सिंप्लिसिटी। अब जो साख है उसको बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, तो उसमें क्या होगा? साख होगा, क्रेडिबिलिटी। ठीक है, उसका क्रेडिट क्या है? तो क्रेडिट जो होता है वो इसका ज़्यादा लाभ है, क्रेडिबिलिटी। चयनिता कोई मतलब नहीं है। प्रचार कर रहे हैं, कोई भी, हमें कुछ भी चीज़ का प्रचार करना है, हम अगर पेपर करवा रहे हैं या कुछ भी है, हमने एक वेबसाइट ओपन कर ली, उसका हम प्रचार करवा रहे हैं, तो उसका लाभ क्या है? उसका एक लाभ है साख, यानी क्रेडिबिलिटी, न कि उसका चयन, न कि उसका नियंत्रण, न कि उसकी सरलता, वो लाभ नहीं है। प्रचार की बात करें तो क्रेडिबिलिटी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई दी रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री क्या है? फ्रेंड्स ये पेंटिंग जो है मुझे नेट में मिली नहीं, लेकिन ये एग्ज़ाम में एक और बताता हूँ आपको, बात बताता हूँ अच्छी सी, कि जो यूजीसी नेट के जितने भी ओल्ड पेपर हुए हैं वो हम इस चैनल पे, ललित कला ज्ञान चैनल पे सारे सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि ओल्ड पेपर से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो फ़ायदा है ही है। उसके अलावा आप मान के चलो 30%, कम से कम 30% रिपीट होता है।
पुराने पेपर जो हैं उनमें से ही 30% डेटा, आज अगर देखो कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो उसमें से 30 क्वेश्चन पुराने वाले पेपर से ही आ रहे हैं, ज्यों के त्यों हैं 30 क्वेश्चन, तो बाकी 50% तक चला जाता है स्कोर पुराने पेपर में से। ऑप्शन का क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन का ऑप्शन बना दिया। सोच के देखो, इसमें पूछा है कि प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई दी रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार, इसमें क्या पूछ लिया, आधार सामग्री पूछ लिया। अगर ये आगे क्वेश्चन इस तरीके से भी बना सकते हैं, एक्चुअल में बने भी हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई पेंटिंग जो आयरन ऑक्साइड तथा एक्रिलिक में बनी है उसका शीर्षक क्या है, तो नीचे लिखा हुआ होगा द रिवर, द बुल, फलाना धिकड़ा, जो भी है, तो क्या होगा, द रिवर। तो प्रवीर गुप्ता का मीडियम था आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक कलर, आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक कलर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इन्होंने लगभग सारी पेंटिंगें ही बनाई है। याद रखना, प्रवीर गुप्ता जो है, प्रवीर गुप्ता द रिवर नाम की शीर्षक की जो पेंटिंग है वो आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक से ही बनाई है। मीडियम इसलिए पूछा है क्योंकि प्रवीर गुप्ता का मीडियम यही था, आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक, याद रखना। तो नेट के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत सारे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके ऊपर ये जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम, ये एक पेंटिंग बनाई थी। तो ये पेंटिंग है वो किसने बनाई है, ये पूछा है। तो किसने बनाई है, प्राणनाथ मागो के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है, प्राणनाथ मागो के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी कहाँ पे है। फ्रेंड्स, कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पे है, कौन से म्यूजियम कहाँ पे है, कौन सी गैलरी कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें नेट के एग्ज़ाम में, आर्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो भी एग्ज़ाम होता है, फाइन आर्ट का एग्ज़ाम होता है, उसमें लगभग ये सारी चीज़ें पूछते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, है ना। तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पे है, मुंबई में। रज़ा लाइब्रेरी कहाँ पे है, तो इसमें पूछा है रज़ा लाइब्रेरी कहाँ पे, तो रज़ा लाइब्रेरी कहाँ पे है, रामपुर में है। और ये रामपुर कहाँ पे है, यूपी में, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में। रामपुर है उत्तर प्रदेश में, तो रामपुर यूपी के अंदर है रज़ा लाइब्रेरी, जो भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात है, जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाचार पत्र पर स्याही से किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया। फ्रेंड्स, ये समाचार पत्र लेकर के उस पर स्प्लैश फ्रंट पेज बनाने वाले थे एम.एफ. हुसैन। कौन थे, एम.एफ. हुसैन। स्प्लैश का मतलब होता है गिराना, छटकाना, शाही को गिरा करके, शाही से बनाया था। शाही को पेन जो था वो लिखते थे, उससे अखबार पे शाही को गिरा करके पेंटिंग बना दी थी, जो भी है। तो वो उस काम करने वाले कौन थे, एम.एफ. हुसैन थे, याद रखना। मकबूल फिदा हुसैन, कौन थे, एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तर उत्कीर्णन वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला, कहाँ से मिला है या कहाँ मिला है, सीधी सी बात यही है। प्रस्तर मतलब पत्थर पर उत्कीर्ण की हुई वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य पूछा है फ्रेंड्स। क्या पूछा है, प्रथम साक्ष्य पूछा है। तो ऑप्शन है अजंता, लोमस ऋषि, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और बादामी गुफाएं। तो इसमें से मैं अगर बताऊं आपको तो होगा लोमस ऋषि गुफा। क्या होगा, लोमस ऋषि गुफा। इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। रीज़न को बताने से पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि लोमस ऋषि गुफा है, उसको आप देखो पहले। ये देखो फ्रेंड्स, ये जो द्वार है ये है लोमस ऋषि गुफा का। अब यही उत्कीर्णन है इसका, यही ओनली यही है, ओनली दरवाजे के ऊपर है। मेन एंट्रेंस ये गेट है इसका, इसके ऊपर ये मेहराबदार लकड़ी युक्त, अगर जैसे बोले लकड़ी पे जैसे नक्काशी की जाती है ना, उस तरीके से ये देखो जाली जैसे लकड़ी पे नक्काशी की जाती है, उस तरीके से पत्थर पे नक्काशी की गई है। सबसे पहले है ये भारत के अंदर इस तरीके की नक्काशी। तो कौन सी गुफा है, लोमस ऋषि गुफा। ध्यान से देखिए, देख लिया। अब देखो, ये लोमस ऋषि जो गुफा है ये बराबर की पहाड़ियों में है। बराबर की पहाड़ियाँ हैं जहानाबाद जिला बिहार राज्य में। कहाँ पे है, जहानाबाद जिला बिहार राज्य के अंदर। ये आप अगर नोट डाउन करो तो वीडियो को प्यूज करके ये चीज़ें आप लिखते जाओ अच्छे तरीके से, ताकि आपकी तैयारी जो है हो सके बेहतर तरीके से, ठीक है। इसके बाद में मैं बताऊं, इसका जो ये दरवाज़ा एंट्रेंस है वो किस तरीके का है, मेहराबदार लकड़ी युक्त नक्काशीदार है, ठीक है।
ये बुद्ध भगवान से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्धिक है, ये बुद्ध भगवान से संबंधित है। रीजन इसका ये है क्योंकि ये अशोक द्वारा बनाई गई है। मौर्य सम्राट जो राजा था अशोक, मौर्य राजा कौन था? अशोक। मौर्यकालीन है, इसका मतलब मौर्यकालीन है। और ये 3री ईस्वी पूर्व में बना हुआ है, 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में। कब का बना हुआ है? 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में। अब ये मौर्यकालीन है, 3री शताब्दी में बना है, अशोक के द्वारा बनाया गया है। ये पता लगाया कैसे जाता है? देखो कुछ इस तरीके की पहाड़ी है, इसमें ये बना हुआ, जैसे इसमें दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ पे देखो, ये रही लोमस ऋषि गुफा। इसके पास में ये कौन सी है? सुदामा गुफा है, ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये इस तरीके की पहाड़ी है, इसमें ये ऐसे करके गुफा बनी हुई है। अब देखिए इस फोटो को आप ध्यान से देखो, इसमें लाइट गिर रही है, देखो सामने ऐसे लग रहा है इसमें पॉलिश की गई है। ये देखो पॉलिश टाइप हुआ है, इस पर चिकनापन दिख रहा है ना। ये पॉलिश ही मौर्यकालीन विशेषता है। मौर्यकाल की जितनी भी चीज़ें बनी हैं, अगर मूर्ति बनी है, गुफा बनी है मौर्यकालीन, तो उनकी विशेषता यही है कि उसके ऊपर पॉलिश की गई है, पत्थरों को घिस घिस करके पॉलिश की गई है। तो ये जो पॉलिश है ये मौर्यकालीन विशेषता है, मौर्य काल के अलावा और कोई से भी काल में नहीं मिलती है दोस्तों, इतना याद रखना। पॉलिश, पॉलिश युक्त मूर्तियाँ, पॉलिश युक्त स्कल्पचर, है ना, तो ये किस में मिलती है? मौर्यकालीन। तो इसलिए ये पता लगाया गया कि मौर्यकालीन है। ये इसमें लिपि लिखी गई है ब्राह्मी लिपि, ये देखो पॉलिश दिख रही है, ठीक है। इसके बाद में ये देखो, ये लोमस ऋषि का एंट्रेंस है। मैंने बोला 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, देखो BC लिखा हुआ है। BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ, जो होता है ईसा की मृत्यु के बाद का। ईसा की मृत्यु से पहले लगता है BC, यानी कि ये 260 BC लिखा हुआ है या 250 BC, जो भी लिखा हुआ है, 260 BC लिखा हुआ है। इसका मतलब 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व का है ये लोमस ऋषि गुफा। और ये भाजा गुफा है 150 ईस्वी पूर्व का, यानी इससे पहले ये लोमस ऋषि है, उसके बाद में भाजा है। फिर कार्ला देखो 30 BC है, कार्ला के बाद में अजंता देखो 500 AD है, 500 ईस्वी है, ये बहुत बाद में आ गया। उसके बाद में विश्वकर्मा है 600 AD, है ना। उसके बाद में देखो ये भुवनेश्वर है, उड़ीसा में जो भुवनेश्वर है वहाँ पे, तो ये काफ़ी बाद के आ जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि जो लोमस ऋषि गुफा है ये जहानाबाद जिला बिहार में है, और वो बराबर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे पड़ती है ये गुफा। बराबर की पहाड़ियों के पास में ही लगती हुई है नागार्जुनी पहाड़ियाँ। कौन सी? नागार्जुनी पहाड़ियाँ। जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं उसमें 4 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं। लोमस ऋषि, करण चोपड़, सुदामा और विश्वामित्र। याद रखना, लोमस ऋषि, करण चोपड़, सुदामा, विश्वामित्र, ये 4 गुफाएं हैं बराबर की पहाड़ियों में। जहानाबाद जिला बिहार राज्य, जहानाबाद जिला बिहार राज्य। वहीं ये बराबर की पहाड़ियों के नज़दीक ही है नागार्जुनी पहाड़ियाँ। इस नागार्जुनी पहाड़ियों में 3 गुफाएं मिलती है। कौन सी? गोपिका, 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 वापियाका। आप इनको नोट डाउन करते जाना, मैं इस तरीके से अगर नाम लिखूं, गोपी, गोपिका, 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 वापियाका, वापियाका, गोपिका, वापियाका। और अगली गुफा है वदथिका। 3री गुफा का नाम है वदथिका, वदथिका, ये है वदथिका। गोपिका, वापियाका, वदथिका, ये 3 पहाड़ियाँ हैं, सॉरी ये 3 गुफाएं हैं नागार्जुनी पहाड़ी में, जहानाबाद जिला बिहार राज्य में, ठीक है। तो ये हो गई गुफाएं, लोमस ऋषि गुफा। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन पे जाके देखें, क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि प्रस्तर उत्कीर्णन वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो लोमस ऋषि गुफा में मिला है। कहाँ पे मिला है? लोमस ऋषि गुफा में, ठीक है। ये तो 500 ईस्वी के समथिंग इसका जो उत्कीर्णन हुआ था, तो गुप्तकालीन इसमें सबसे बढ़िया काम हुआ है। आपको क्रम भी याद रखना चाहिए। मौर्यकालीन है तो मौर्यकालीन बाद में आता है, गुप्तकाल उसके बाद, सॉरी मौर्यकाल पहले आता है, गुप्तकाल लास्ट में आता है बाद में। जैसे मौर्य, मौर्य के बाद में शुंग काल, कुषाण काल, फिर गुप्त काल आता है,
फिर वाकाटक है, सातवाहन है, ये सारे जो है इससे पहले थोड़े आ जाते हैं, गुप्त से पहले आते हैं थोड़े। तो मौर्य, शुंग, कुषाण, फिर वाकाटक, सातवाहन, गुप्त, इस तरीके से इनका क्रम है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला इस तरीके से ये क्रम चलता है। तो हमें पता है कि अजंता गुफा में सबसे बेस्ट काम गुप्त काल में होता है। वाकाटक है, सातवाहन है, गुप्त काल है, 7 कालों में अजंता गुफा का निर्माण हुआ था। इससे पहले ही लोमस ऋषि गुफा में काम हो चुका था। मौर्य काल उससे पहले आता है इन सब काल से। तो इसका मतलब लोमस ऋषि गुफा है वो पहले उत्कीर्णन हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। ये मैं डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए और आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाए। क्योंकि आप खुद से पढ़ते हैं तो रीज़न ये होता है कि समझने में मुश्किल होती है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाए, ताकि हम आगे कोई पेपर सोल्व करेंगे उसमें अगर लोमस ऋषि का क्वेश्चन आए तो आप फटाक से उसका जवाब दे सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देखिए, लोथल तथा कालीबंगा दोनों गुजरात में स्थित है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोथल तो गुजरात में है, लेकिन कालीबंगा कहाँ पे है? बताओ फ्रेंड्स, कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। कालीबंगा है राजस्थान में। और लोथल कहाँ पे है? लोथल है गुजरात में। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। दोनों गुजरात में स्थित है? नहीं, क्योंकि लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में। ये ऑप्शन नंबर 1 जो है ये क्या है? गलत बोल रहा है। मौर्य काल से पहले के स्थल हैं। मौर्य काल से पहले के स्थल हैं? जी नहीं। इसके बाद में देखिए, अति प्राचीन काल से प्रसिद्ध है? नहीं, अब जाके ये प्रसिद्ध हुए हैं, अब मतलब पहले थे, प्राचीन काल से थे, अति प्राचीन नहीं है। हड़प्पा कालीन स्थल है? बिल्कुल है। ये दोनों क्या है? हड़प्पा कालीन स्थल है, ये हम बोल सकते हैं। दोनों क्या है? हड़प्पा कालीन स्थल। इसका मतलब क्या है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत। दोनों गुजरात में या नहीं, ये तीनों नहीं हो गए, हड़प्पा कालीन स्थल हो जाएगा। लोथल जो है, मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं, लोथल है गुजरात के अंदर। लोथल जो है, लोथल सभ्यता, ये एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध थी। डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड। इंग्लिश में है ये नाम, डॉकयार्ड। सॉरी, थोड़ा सा इसको साइड में करके लिखता हूँ मैं बीच में, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। डॉकयार्ड, आप लिख लो इसको, ये शब्द लिख लो आप, डॉकयार्ड के रूप में। ये क्योंकि DSSS दिल्ली बोर्ड का एग्जाम होता है, KVS का, NVS का, RPSC जो भी है, HSC हरियाणा बोर्ड है, उत्तर प्रदेश का बोर्ड है, TGT PGT कोई भी एग्ज़ाम होता है आर्ट से रिलेटेड, उसमें ये क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मली। इंग्लिश में नाम लिख के आपसे पूछ लेंगे। डॉकयार्ड के रूप में प्रसिद्ध जो बंदरगाह के रूप में, डॉकयार्ड का मतलब है बंदरगाह है, हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह है। तो बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी है? लोथल। स्थल कौन सा है? सॉरी, सिंधु घाटी, हड़प्पन स्थल कौन सा है? लोथल प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? गुजरात में। डॉकयार्ड के रूप में प्रसिद्ध है, बंदरगाह के रूप में। ठीक है, ये कालीबंगा है, राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। इसके बारे में भी आगे अलग से कोई बात आएगी तो टॉपिक पे चर्चा करेंगे ज़रूर, क्योंकि आगे बहुत सारे पेपर है जिसमें कालीबंगा के बारे में बहुत सारे पेपर में पूछा गया है, और हम ज़रूर आगे उन पर स्पेशल चर्चा करेंगे। अभी आगे देखते हैं, जैपनीज वार गॉड की मूर्ति किसने बनाई? जापानीज वार गॉड की मूर्ति किसने बनाई है? तो किसने बनाई है? एडवर्ड पाओलोजी ने। किसने बनाई है? एडवर्ड पाओलोजी ने। ये वेस्टर्न आर्टिस्ट है। ये जापानीज वार गॉड के बारे में बहुत सारे नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया, बहुत सारे, न जाने कितने एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। याद रखना ये सारी चीज़ें, आगे पेपर आएंगे, आगे पेपर सोलो करेंगे, उनमें भी देखेंगे हम, ये देखने को हमें ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन देखते जाना, मिलाने वाले क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो इसमें देखिए, ये देखिए, ये जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, ये जो मूर्ति दिखाई दे रही है इस तरीके से, ये इस तरीके से खड़ी हुई है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से जंक मटेरियल को यूज़ कर करके ये चीज़ बनाई गई है। इसको टाइटल दिया गया है जापानीज वार गॉड। क्या टाइटल दिया गया है? जापानीज वार गॉड। याद रखना, इसको टाइटल दिया गया है जापानीज वार गॉड। ये बनाई गई है एडवर्ड पाओलोजी के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई है? एडवर्ड पाओलोजी के द्वारा। याद रखना, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में ये पिक्चर दे करके आपको पूछ सकते हैं, ये पिक्चर किसकी है, कौन सी मूर्ति की है, किसके द्वारा बनाई गई है।
इसके बाद में देखिए देवी प्रसाद राय चौधरी जो हैं किस संस्था में अध्यापक थे, किस संस्था में इन्होंने टीच करवाया था, पढ़ाया था इन्होंने, तो वो संस्था का आपको नाम गेस करना है। तो कौन सा था? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास के अंदर इन्होंने सर्वप्रथम पढ़ाया था। तो इंडिया के अंदर जो सर्वप्रथम जो कला का जो कॉलेज खुला था वो कहाँ पे खुला था? मद्रास के अंदर ही खुला था। कहाँ पे खुला था? मद्रास के अंदर ही खुला था सबसे पहला आर्ट स्कूल। तो इसी के अंदर देवी प्रसाद राय चौधरी ने सबसे पहले पढ़ाया था। इसके बाद में देखिए ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का पुनरुत्पादन किस रूप में किया जाता है? ऑफसेट प्रिंटिंग फ्रेंड्स आज बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बैनर प्रिंट करवाते हैं लोग, एडवर्टाइजमेंट के लिए बैनर प्रिंट करवाते हैं, वो ऑफसेट प्रिंटिंग होती है। और उसमें छवियों का पुनरुत्पादन कैसा होता है? यानी कि जो डेस्कटॉप में वो हमें दिखाता है कि ये प्रिंट ऐसे बना दिया, अब इसको प्रिंट कर दे, तो वो जैसा दिखता है वैसा का वैसा ही प्रिंट होता है। ऑफसेट का मतलब है हूबहू प्रिंट होता है। जैसा छवि जैसी हमें दिखाई देती है वैसी की वैसी ही प्रिंट होके आती है। न कि ऊपर का ऐसा नीचे कर देती है, न कि उल्टा करती है, न कि छोटा करती है, नहीं, हूबहू जैसी दिखती है वैसी की वैसी प्रिंट होके आती है। ठीक है, ऑफसेट प्रिंटिंग का मतलब ये है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित उपादानों में से प्रिंट मेकिंग से संबंधित उपादान को पहचानिए। ये उपादान मतलब जो भी है, ये इतने नाम लिखे गए हैं, इनमें से प्रिंट मेकिंग से संबंधित उपादान कौन सा है? मोल्डिंग? नहीं, मोल्डिंग जो है ये स्कल्पचर से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्कल्पचर से। तो प्रिंट मेकिंग से संबंधित तो नहीं हो सकता। इसके बाद में एचिंग, जरूर एचिंग जो है ये प्रिंट मेकिंग से संबंधित है, अम्लांकन जिसे बोलते हैं। किससे संबंधित है? प्रिंट मेकिंग से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गाउज जो है ये वुड कार्विंग में काम आता है। किस में काम आता है? वुड कार्विंग में। ये भी अलग एक टेक्निक है। तो प्रिंट मेकिंग से संबंधित एचिंग हो गया। गाउज का याद रखना वुड कार्विंग में काम आता है। सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है, ओके। हाँ, अब देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है? बुल फाइट सीरीज यानी कि एक पूरी श्रृंखला बनाई है बुल फाइट की, किसने बनाई है? पाब्लो पिकासो ने। याद रखना ये क्वेश्चन बन सकता है इसका। बुल फाइट सीरीज पिकासो के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? पिकासो के द्वारा। अब मैं बता दूं ये बुल फाइट सीरीज पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाई गई। इसका पूछा इसने मीडियम क्या था उसका। फ्रेंड्स ये बुल फाइट सीरीज उसने बनाई थी ऑफसेट लिथोग्राफी में। किस में बनाई थी? ऑफसेट लिथोग्राफी में। याद रखना ऑफसेट लिथोग्राफी में ये बुल फाइट जो सीरीज है ये बनाई थी। किसने? पिकासो के द्वारा। ऑफसेट लिथोग्राफी से बनाई गई है। ये जो बुल फाइट सीरीज है ऑफसेट में बनाई गई है। और इसका जो आपको मैं काम दिखाऊं किस तरीके का काम है, ये देखो, ये है बुल फाइट सीरीज के 4 पेज आपको दिखा रहा हूँ। ये सीरीज है पूरी, ये बहुत सारे पेज है उसमें, जैसे क्रमांक लगा रखे हैं ना 3, 4, 5, 9 जो भी है। तो ये देखो बुल फाइट है ना, ये एक आदमी है, ये आगे कुछ ले रखा है, ये बुल रहा। इसमें देखो ये वाली पेंटिंग में देखो ये बुल है, सांड जिसे बोलते हैं सांड, ये आदमी खड़ा है, ये फाइटिंग कर रहे हैं। इसमें भी देखो, ये भी देखो, तो ये घोड़े को लेकर भी है, बुल फाइट को लेकर भी है। ये एक सीरीज है। तो किसके द्वारा बनाई गई है? पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाई गई है। किसमें? लिथोग्राफी में। किसमें बनाई गई है? लिथोग्राफी प्रिंटिंग, ऑफसेट लिथोग्राफी भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है, अस्फाल्टम नामक सामग्री को इनमें से एक भी कहा जाता है। अस्फाल्टम, रेजिन लिखा है, फ्रेंच चौक लिखा है, चारकोल लिखा है, बिटुमेन लिखा है। फ्रेंड्स अस्फाल्टम जो होता है इसको बोलते हैं बिटुमेन। ये इंग्लिश और अलग लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। बिटुमेन, अस्फाल्टम, हम बोलते हैं डामर। क्या बोलते हैं? डामर। ये डामर क्या होता है? जो सड़क बनती है ना, बजरी कंक्रीट से जो सड़क बनती है उसमें डामर मिलाते हैं, ब्लैक कलर का जो डामर मिलाते हैं उसको बोलते हैं बिटुमेन। क्या बोलते हैं? बिटुमेन, अस्फाल्टम। याद रखना उसको क्या बोलते हैं? अस्फाल्टम, बिटुमेन, डामर। ठीक है, ये रेजिन क्या है? ये एक क्वांटिटी में काम में आता है। रेजिन, रेजिन गोंद के जैसा होता है। तो मैं आपको दिखाऊं, अस्फाल्टम दिखाऊं कैसा होता है। इसकी हमारे पास पिक्चर है ऑलरेडी। ये देखो फ्रेंड्स, ये डामर है, इसको बोलते हैं अस्फाल्टम। दूसरा नाम है बिटुमेन। क्या नाम है? बिटुमेन, अस्फाल्टम। ये रहा। अब इसको गर्म करेंगे, ये गर्म करने पे क्या है, ये पिघल जाता है इस तरीके से।
जो सड़क होती है, सड़कें जो बनी हुई है वो इस डामर से बनाते हैं ना, तो ये है स्फाल्टम बिटुमेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रोदिन प्रतीकवादी के साथ साथ प्रभाववादी है। रोदिन की बात कर रहा है, ये भी एक वेस्टर्न कलाकार है। ये फ्रेंड्स आपको मैं कुछ ज्ञान की बात बताता हूँ। जैसे मैंने रिसर्च किया है इन पेपर्स पे, तो मुझे पता ये चला है कि जो कथन, अभिकथन और कारण, जो तर्क वाले जो क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में दे देते हैं, और इन क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो लगभग होता है ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, लगभग इनका जो है आंसर यही रहता है, ए और आर दोनों सही। तो इसका भी क्या होगा, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये देखो, इसका भी क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए सही है, आर भी सही है, दोनों सही है, इसका मतलब दोनों सही है। ये ए भी सही है और ये अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। रोदिन प्रतीकवादी के साथ साथ प्रभाववादी भी है, बिल्कुल सही बोला इसने, क्योंकि रोदिन जो है प्रतीकवादी के साथ साथ प्रभाववादी भी है, सिंबोलिज्म के साथ साथ इम्प्रेशनिज्म भी काम किया है इसने। क्योंकि रोदिन ने अपनी कृतियों में उत्तर 19वीं शताब्दी के दो प्रबल प्रवृत्तियों का संयोजन किया है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों सही है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, नेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अभिकथन तर्क वाले अगर क्वेश्चन आ जाए, उसमें दोनों सही वाला ऑप्शन करना, आपके 99% चांस बनते हैं कि आपका सही जाएगा। 99 नहीं तो 80% आप बोल सकते हो। अगर 100 क्वेश्चन है उसमें से 80 क्वेश्चन के आंसर वही होगा, ए और आर दोनों सही है। बाकी 20 क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या मिलेगा, ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही, जो भी है इस तरीके से। तो इसमें देखिए, इसमें दोनों सही वाला निकल गया। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 में क्या बोल रहा है, आकृतिमूलक मूर्तियों में बुनावटी सतह जीवंतता का सृजन करती है। बिल्कुल सही बात है, आकृतिमूलक जो भी मूर्तियां होती है उसमें बुनावटी जो सतह होती है वो जीवंतता का सृजन करती है। आकृतिमूलक अगर बोलें, आकृतिमूलक का मतलब जैसे कोई जानवर की प्रतिमा है, कोई आदमी की प्रतिमा है, कोई लेडीज़ की प्रतिमा है, इस तरीके से जीवंत है वो, आकृतिमूलक है। या फिर कोई भी चीज़ की मान लो, इसके सजीव के अलावा निर्जीव भी मान लो, कोई पेड़ की मूर्ति बना रखी है, कोई पौधे की मूर्ति बना रखी है, उसके अंदर बुनावटी सतह का मतलब होता है जिसकी सतह का टेक्सचर दिखाना। टेक्सचर जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक्सचर। वो टेक्सचर क्रिएट करते हैं। जैसे पेड़ है, ये पेड़ का तना है, इस पेड़ के तने के ऊपर क्या होता है, इसको टेक्सचर को ऐसे ऐसे दिखाएंगे ना, ये टेक्सचर दिखाएंगे तो वो रियल में लगेगा ना, वो जीवंतता का सृजन करता है, ऐसे लगता है रियल में है, ये जीवित है। क्या ये बात सही बोल रहा है, बिल्कुल अभिकथन सही बोल रहा है। इसका मतलब आपको पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर उसका जवाब आपको निकालना है। आकृतिमूलक कोई भी आकृति है उसकी मूर्तियों का निर्माण करते हैं, उसकी बुनावटी सतह बनाते हैं। ये बुनावटी है सारी, रियल नहीं है, बुनावटी सतह बना दी। इसका टेक्सचर देख के हमें लग रहा है कि ये तो यार रियल सी लग रही है, यानी कि जीवंतता का सृजन करती है ये। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में देखिए ए सही है। आर देखिए कि मूर्तियों को अलग प्रकार से बनाने के लिए मूर्तिकारों को एक नई तकनीक मिली, क्या ये भी सही है, बिल्कुल। अब देखिए इसमें सीधा लिखा है क्या कहीं पे, दोनों सही है, नहीं लिखा। इसमें लिखा है ए सही है तथा आर भी आंशिक रूप से सही है, इसका मतलब ये सही होगा, ए भी सही है और आर भी सही है, इसका मतलब दोनों सही है। तो मैंने जो बोला वो लगभग में यही होता है कि दोनों सही वाले ऑप्शन सही निकलता है। देखो 2 क्वेश्चन सही हो गए, अगर नहीं आ रहा तो भी ये करेंगे तो भी हमारा सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 देखिए, इसमें लिखा है खुदरा विज्ञापन स्थानीय उन्मुख होता है। खुदरा विज्ञापन उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं को सीधे बेचने में सहायक है। विज्ञापन सीधा बेचने में सहायक है, क्या ये बात सही है, खुदरा विज्ञापन स्थानीय उन्मुख होता है, क्या ये बात सही है। रिटेल एडवर्टाइजिंग इज लोकल ओरिएंटेड, लोकली ओरिएंटेड, नहीं ये बात तो गलत बोल रहा है। रिटेल एडवर्टाइजिंग हेल्प इन सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, नो ये सही नहीं है। कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचने के लिए नहीं है खुदरा विज्ञापन। इसका मतलब खुदरा विज्ञापन, खुदरा रेट पता है आपको क्या होता है, स्थानीय उन्मुख नहीं होता है वो।
वो स्थानीय उन्मुख नहीं होता है। तो इसका मतलब ए क्या है, गलत है। ए क्या है, गलत है। और बी बोला है खुदरा विज्ञापन उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं को सीधे बेचने में सहायक है। नहीं, सीधे बेचने में सहायक नहीं होता, वो उसमें मीडियम चाहिए होता है। खुदरा विज्ञापन अगर हम करवा रहे हैं उसमें कोई माध्यम चाहिए होता है। शॉप के शुरू सामान जाता है, खुदरा विज्ञापन खुदरा सामान बेच रहा है कोई, तो वो सीधा नहीं बेच सकता, वो स्थानीय उन्मुख नहीं होता है, तो उसको भी मीडियम चाहिए होता है। इसका मतलब ये ए और आर जो है वो दोनों गलत है। 23 में क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। देखो इसमें एक गलत निकल गया हमारा। अगर ये करते ए सही है, ए और आर दोनों सही है, तो ये एक गलत जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, लेकिन उसमें क्या था, दोनों ही गलत है। और 24 देखिए, नाम, शब्द, प्रतीक अथवा डिजाइन जो किसी उत्पाद विशेष की पहचान कराते हैं उसका संयोजन क्या है, ब्रांड है। नाम जोड़ करके कोई शब्द है या कोई सिंबल लेकर के डिजाइन अथवा कोई डिजाइन लेते हैं, कोई उत्पाद है उसकी विशेष पहचान करवानी है हमको, तो उसका संयोजन करते हैं हम। नाम लेकर के, शब्द लेकर के, प्रतीक लेकर के, या कोई डिजाइन लेकर के कोई उत्पाद है उसकी विशेष पहचान बनाते हैं, पहचान कराते हैं, उसका संयोजन करते हैं, तो एक ब्रांड बना देते हैं, ब्रांड बन जाता है। जैसे जो एप्पल ब्रांड है, सैमसंग भी ब्रांड बन चुका है उसका नाम। क्या ये बात सही है? नाम, शब्द, प्रतीक को लेकर के, डिजाइन बना करके उत्पाद विशेष की पहचान करा देना, वो ब्रांड है। एप्पल का अलग हम देख के बता सकते हैं। एप्पल का लोगो कहीं पे भी बना देना, आप दीवार पे भी बना देंगे ना, तो भी हमें पता लग जाएगा कि ये जो एप्पल कंपनी है, आईमेक कंप्यूटर बनाती है, आईमेक टेबलेट, एप्पल आईफोन बनाती है ना, ईयरबड्स बनाती है, ईयरफोन जो होते हैं एप्पल के, सब बहुत महंगी क्वालिटी के बिकते हैं, महंगे होते हैं। तो हमें दिमाग में आ जाता है कि ये एप्पल कंपनी वो ब्रांड है, वो वाली है, चाहे उसका लोगो जो है दीवार पे क्यों ना बना दो। तो उसका संयोजन करके जो भी है, नाम, शब्द या प्रतीक लेकर के, एप्पल की शेप लेकर के उसको एक पहचान बना दी, विशेष उत्पाद की विशेष पहचान बना दी, वो एक ब्रांड बन गया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कथन ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है। इसके बाद में कारण बोल रहा है कि ब्रांड किसी उत्पाद की अन्य उत्पादों से भिन्नता प्रदर्शित करने में सहायता करता है। ब्रांड जो है किसी उत्पाद की अन्य उत्पादों से भिन्नता प्रदर्शित करने में सहायता करता है। क्या ये बात सही है? एप्पल का लोगो है, सोचो एप्पल ब्रांड है, अन्य उत्पाद है सैमसंग, उसका लोगो है, एप्पल का लोगो है, उसको भिन्नता प्रदर्शित करने में सहायता करता है। बिल्कुल करता है। ब्रांड एप्पल है, उसका लोगो है, लोगो भिन्नता प्रदर्शित करने में सहायता करता है, ब्रांड है। तो ए और आर दोनों सही हैं। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ब्रांड की बात हो रही है। एप्पल ब्रांड है, एप्पल ब्रांड का ईयरफोन है। अब वो दूसरे उत्पाद, दूसरे किसी कोई ब्रांड है, उसका कोई उत्पाद है, या कोई ब्रांड नहीं है, दूसरा कोई ईयरफोन है सीधा, उससे क्या भिन्नता प्रदर्शित करने में सहायता करता है? अब देखो ये ईयरफोन है, ऐसा ही सेम एप्पल कंपनी की 2 कॉपी मार्केट में आ रखी है, ईयरफोन की आ रखी है। अब ये ब्रांड है, क्या ये इसमें भिन्नता दर्शाता है? नहीं, ये पहले बना दिया, ये बाद में बनाया है, तो ये भिन्नता नहीं दर्शा सकता, क्योंकि इसकी ऑलरेडी कॉपी हो चुकी है, रियल में ऐसे लगता है। ईयरफोन वो अलग है, ये उत्पाद है। ब्रांड किसी उत्पाद की अन्य उत्पादों से भिन्नता प्रदर्शित करने में सहायता करता है। एप्पल है, ये लोगो है। अब ईयरफोन इस पर एप्पल लिख दिया, इस पर भी लोगो लगा दिया, तो इसमें भिन्नता नहीं कर सकते। ये इसमें सैमसंग लिखा है, लेकिन शेप दोनों की क्या है, सेम है, तो उत्पाद में भिन्नता नहीं दर्शा सकता। ब्रांड उत्पाद में भिन्नता नहीं दर्शा सकता। ठीक है, समझ में आ गया? उत्पाद मतलब कोई वस्तु को लेकर के। इसके बाद में देखिए 25 देखिए, उसमें क्या है, ए सही और आर गलत होगा। क्या होगा? ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वीडियो तो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन हम अगर अच्छे से मन लगाकर इसको देखेंगे पूरा, अगर स्किप नहीं करोगे, अच्छे से देखोगे, तो ज़रूर आप कामयाब होगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो बता देंगे, फिर आपको उसको स्किप कर लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है आप इसको डिटेल से पूरा देखो, हम अच्छे से मज़े के साथ पढ़ रहे हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिकथन कारण है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निर्मित स्मारक मजबूत, विशाल परंतु सरल है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो इमारतें बनी हैं
वो मजबूत है, विशाल है, लेकिन फिर भी वो क्या है, सरल तरीके की है। कैसी है, सरल तरीके की है। बिल्कुल सही बात है। ये क्या बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है। अगला देखिए, क्योंकि उसके शासनकाल में कारीगरों की कमी थी तथा पूर्व शासक की गलत नीतियों के कारण अल्प धनराशि उपलब्ध थी। बिल्कुल सही बात है। इससे पहले जो शासक था उसकी गलत नीतियों के कारण उसके पास अल्प धन राशि थी, तो इसके कारण इसके कारीगरों की कमी थी, इसलिए जो निर्मित स्मारक है वो मजबूत है, विशाल है, परंतु सरल है, उसमें इतना बारीक काम नहीं हुआ है क्योंकि उसके पास कारीगरों की कमी थी। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसमें से हमारे 2 सही गए, 2 गलत चले गए, नहीं 3 सही 2 गलत चले गए। आगे वाला देखिए, कला की प्रकृति, 26 नंबर क्वेश्चन, कला की प्रकृति जटिल है। कला की प्रकृति कैसी है, जटिल है। अब पूरा आ गया स्क्रीन में, डी और रह गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कला की प्रकृति जटिल है। बिल्कुल, कला की प्रकृति कैसी है, जटिल है, क्योंकि कला समसामयिक समाज के मानसिक परिवेश से उत्पन्न होती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, अपने भावों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल होती है, तथा हर की अपनी संवेदनशीलता होती है, हर की अपनी क्या होती है, संवेदनशीलता होती है। कला की प्रकृति कैसी है, जटिल है। कला जटिल से जटिल बना सकते हैं। हर एक को समझ में नहीं आती है कला, हर एक को समझ में नहीं आती है, इसका मतलब क्या है, कला जटिल है क्योंकि उसको हर एक समझ नहीं पाता है। अगर सरल होती तो हर एक समझ पाता, जटिल है इसलिए समझ नहीं पाता है, कोई भी हर एक इंसान उसको समझ नहीं पाता, इसलिए कला की प्रकृति कैसी है, जटिल है, इसलिए। तो ये कथन ये सही है। आर बोल रहा है कला समसामयिक समाज की मानसिक परिवेश से उत्पन्न होती है, समाज के मन से उत्प्रेरित कला होती है, परिवेश से उत्पन्न होती है। समाज का मानसिक परिवेश कैसा है, समाज का नज़रिया कैसा है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या को लेकर अगर पेंटिंग बनाती है तो समाज का उसके प्रति नज़रिया क्या है, उसको सोच करके हम पेंटिंग बनाते हैं, वो समाज का नज़रिया को लेकर के पेंटिंग बन गई। उसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, यानी कि मेरी जो भावना है उसको अभिव्यक्त करना, उसको व्यक्त करना, वो अभिव्यक्ति होती है, उसको बोलते हैं अभिव्यक्ति। तो मेरी भावना है कि मैं कन्या भ्रूण हत्या को लेकर के समाज के नज़रिए को, समाज की जो मानसिक नज़रिया है उसको को लेकर के मैं अपनी जो भावना है उसको अभिव्यक्त करूं, उसमें मैं स्वतंत्र हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, तथा हर की अपनी संवेदनशीलता होती है। ये मेरी संवेदनशील है कि मैं इसको प्रकट कर रहा हूँ सबके सामने पेंटिंग बना करके, ये मैं पढ़ाने की सोच रहा हूँ कि पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरी अभिव्यक्ति है, मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ अपना ज्ञान आप लोगों के साथ। तो इसमें क्या है, मुझे स्वतंत्रता है। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, इसका मतलब ये भी सही है। देखो 2 गलत गए हैं अभी तक, लगभग सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एचिंग प्रिंट्स को धातु की प्लेट का उपयोग कर कठोर सतह पर तैयार किया जाता है। क्या ये बात सही है? एचिंग जो अम्लांकन करते हैं उसमें क्या है, एचिंग प्रिंट अम्लांकन करते हैं तो धातु की प्लेट में प्रयोग लेंगे ना, कठोर सतह ही लेंगे। तो ए क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। अब बी देखो, एचिंग को बिना किसी तकनीकी सहायता से आसानी से किया जा सकता है। जी नहीं, आसानी से नहीं किया जा सकता उसको, उसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है ना। एसिड को इस्तेमाल में लेना पड़ता है, जिंक की प्लेट पे नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल में लेते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, तो वो हार्ड वर्क होता है। तो ये आसान नहीं है, आसानी से नहीं की जा सकती बिना किसी तकनीकी सहायता से। अब बोलो बिना किसी तकनीक, उसमें तकनीकी तो इस्तेमाल में लेंगे तभी तो वो क्या है, एचिंग होगा। तो ये आर गलत है, इसका मतलब ए सही आर गलत है, ए सही आर गलत। याद रखना, आप क्वेश्चन को पहले समझोगे फिर उसका आंसर करोगे, अगर नहीं समझ में आया तो दोनों सही वाला कर देना, वो आपका गुड लक होगा या बैड लक जो भी है। अगला देखिए, भारत में प्रिंट मेकिंग आंदोलन जो है वो 20वीं सदी में शताब्दी में हुआ था। प्रिंट मेकिंग आंदोलन कब हुआ था, 20वीं शताब्दी में हुआ था भारत में। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, 20वीं शताब्दी में हुआ था प्रिंट मेकिंग का। इसके बाद में देखिए, ऐसा अमेरिकी प्रिंट मेकर्स के प्रभाव के कारण हुआ था जिन्होंने 20वीं शताब्दी में भारत में कार्य किया था। बिल्कुल, तभी तो हुआ था, 20वीं शताब्दी में अमेरिकी प्रिंट मेकर्स थे, उन्होंने कार्य किया था, तब जाकर के ये आंदोलन हुआ था। इसका मतलब दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है। देखो सही जा रहे हैं, अभी तक 3 ही गलत हुए ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन देखिए, हमजानामा जो 12 खंडों में है उनके चित्रों में घटनाओं, ब्रांड, हैंडलिंग, चटकीले अभिव्यंजक रंगों का नाटकीय निरूपण प्रदर्शित होता है। हमजानामा उसके चित्रों में घटनाओं, ब्रॉड हैंडलिंग, क्या है, ब्रॉड हैंडलिंग, चटकीले अभिव्यंजक रंगों का नाटकीय निरूपण प्रदर्शित होता है।
हमजा नामा के अंदर, अमीर हमजा जो है उसके अंदर। तो ये 12 खंडों में विभाजित है। इसके अंदर भी हमें थोड़ी थोड़ी डिटेल मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये बात सही बोल रहा है, चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ है, अभिव्यंजक रंगों का नाट्य के निरूपण प्रदर्शित होता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। इसके बाद में कारण बोल रहा है कि अकबर साहित्यिक और उत्कृष्ट कलात्मक अभिरुचि वाले व्यक्ति थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि अकबर के काल में इस हिंदू कलाकार भी काफ़ी सारे थे, बहुत ज़्यादा थे हिंदू कलाकार, मुस्लिम कलाकार से ज़्यादा हिंदू कलाकार थे। दसवंत बसावन नाम के कलाकार बहुत फेमस कलाकार है, उन्होंने काम किया है इसमें हमजानामा के अंदर, याद रखना। अकबर कालीन है ये अमीर हमजा, जिसको बोलते हैं अमीर हमजा, हमजानामा अकबर कालीन है ये। हुमायूं के काल में शुरू हुई थी, अकबर के काल में इसको संपूर्ण किया गया था। ज़्यादातर काम अकबर के काल में ही हुआ है। दसवंत बसावन ने भी इसमें काम किया है, जो हिंदू कलाकार हैं। इसके बाद में देखिए, अकबर साहित्यिक और उत्कृष्ट कलात्मक अभिरुचि वाले व्यक्ति थे, बिल्कुल इसको कला के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि थी, साहित्य के अंदर भी बहुत ज़्यादा रुचि थी, तभी इसने हमजानामा लिखवाया और उसको चित्रित भी करवाया। जिन्होंने मीर हमजा, जो पैगंबर के चाचा थे, के रोमांचकारी चित्रण की प्रशंसा की है, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों बात सही बोला है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, याद रखना, ए और आर दोनों सही है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अभी तक 3 ही गलत हुए हैं हमारे, लगभग सही जा रहे हैं, ए और आर दोनों सही। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जी.आर. संतोष को तांत्रिक चित्रकार के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है, जी.आर. संतोष को तांत्रिक चित्रकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसने चित्र ही ऐसे बनाए हैं, इस तरीके से बना दिया, उसमें इस तरीके से चक्कर बना दिए, फिर ये ऐसे बना दिया, फिर उसको इस तरीके से ये बना दिया, इस तरीके से बना दिया। इसकी पेंटिंग देखना आप जी.आर. संतोष की, कुछ इस तरीके से। अब इसको देख करके लगता है ये तंत्र मंत्र से रिलेटेड कोई पेंटिंग बनी है, बस ये पेंटिंग है इसकी। इसका मतलब जी.आर. संतोष को तांत्रिक चित्रकार के रूप में भी माना जाता है एक्चुअल में, क्योंकि वे कश्मीर से थे तथा योग तंत्र का अभ्यास भी करते थे, बिल्कुल अभ्यास करते थे योग तंत्र का, और वो कश्मीर में रहते थे। कहाँ पे? कश्मीर में, जी.आर. संतोष। तो इसका मतलब ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। देखो लगभग हमारे वही जा रहे हैं, ए और आर दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 31 पे। इसका मतलब इतने क्वेश्चन है जिसमें ए और आर दोनों सही आ गए, बाकी के 3 क्वेश्चन हमारे गलत जाने के चांस है, बाकी लगभग सही जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 31 है, पुनर्जागरण काल के कलाकारों का सही कालक्रम पहचानिए। इसका मतलब ये पुनर्जागरण कालीन कलाकार है। कौन से काल के हैं? पुनर्जागरण कालीन कलाकार। याद रखना ये पुनर्जागरण कालीन कलाकार हैं। इनका क्रम पूछा है, ये क्रम से पूछते हैं, अलग अलग काल के लेकर के भी क्रम से पूछ लेते हैं। एक नवशास्त्रीयवाद का कलाकार दे दिया, एक फावाद का कलाकार दे दिया, एक अति यथार्थवाद का कलाकार दे दिया, एक पोप का कलाकार दे दिया। इनको क्रम से लगाना पूछेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नवशास्त्रीयवाद का कलाकार आएगा, फिर यथार्थवाद का आएगा, इस तरीके से ये क्रम चलता है। उस क्रम के अकॉर्डिंग पूछते हैं, तो क्रम के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, जो मैं आगे कोशिश करूँगा आपको बताने की, ताकि आपकी हेल्प हो सके नेट के अंदर। आप जेआरएफ करना चाहते हैं, जो भी है आपका बेस्ट ऑफ लक। तो इसमें देखिए, इसमें अगर क्रम से पूछे तो क्रम क्या होगा 31 में? हाँ ठीक है, मसाचियो सबसे पहले आएगा, मसाचियो, उसके बाद में आएगा सांद्रो बोत्तिसेली, फिर आएगा दोनातेलो ब्रामांतो, इसके बाद में आएगा लियोनार्दो दा विंची। कौन आएगा? लियोनार्दो दा विंची। इसमें सबसे पहले मसाचियो, फिर बोत्तिसेली, सांद्रो बोत्तिसेली, फिर दोनातो ब्रामांतो, फिर लियोनार्दो दा विंची, ये कलाकार आएंगे। इसका क्रम बी सही होगा। यही क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते रहते हैं बार बार, तो आप ये सारी चीज़ें हैं वो याद रखा करो। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों का सही कालक्रमानुसार पहचानिए। इसका मतलब ये जो मंदिर दिए गए सारे क्या हैं? उड़ीसा के मंदिर हैं। सारे क्या हैं? उड़ीसा के मंदिर। 4 मंदिर के नाम दिए गए, चारों कहाँ के हैं? उड़ीसा के मंदिर है। परशुरामेश्वर मंदिर उड़ीसा के अंदर, वेताल देउल उड़ीसा के अंदर, लिंगराज मंदिर उड़ीसा के अंदर, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी उड़ीसा के अंदर। ये सारे मंदिर उड़ीसा के अंदर ही है, याद रखना, क्योंकि आगे इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो देखो इसमें पूछा गया है कि इनको क्रम से लगाना है, सही कालक्रम से लगाना है। तो मैं बता दूं, परशुरामेश्वर जो मंदिर है, परशुरामेश्वर मंदिर कौन से काल का है? ये परशुरामेश्वर मंदिर, ये सबसे पहले आएगा। परशुरामेश्वर मंदिर है 7वीं सदी का। कौन सी सदी का है? 7वीं सदी का। इन उड़ीसा के मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? परशुरामेश्वर मंदिर। इतना याद रखना, परशुरामेश्वर मंदिर सबसे पुराना मंदिर है इनमें। और बाकी इन सारे मंदिरों में सबसे आधुनिक, इन टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो लास्ट में कौन सा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है। सबसे पहला परशुरामेश्वर, लास्ट में कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब देखो दोनों में ये चीज़ें मिल गई, कॉमन मिल गई। इसका मतलब ए या सी में से कोई सही है, लेकिन हम 2 ऑप्शन पे तो पहुंच गए ना। अगर इतना भी पता है तो भी हमारा क्वेश्चन जो है वो सही जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो लगभग ए
बी को छोड़ करके सी डी आने के ज़्यादा चांस रहते हैं, सी के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसका मतलब हम सी करते हैं, ज़्यादातर सी करने का चांस रहता है, तो सी करेंगे तो सी सही जाएगा, क्योंकि परशुरामेश्वर 7वीं सदी का है, लिंगराज 8वीं सदी का है, वेताल देउल भी 8वीं सदी का है। वेताल देउल से पहले लिंगराज मंदिर बन चुका था, फिर वेताल देउल बना, फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी के अंदर बना। कब बना? 13वीं सदी के अंदर बना है, 13वीं शताब्दी या सदी के अंदर बना है, 13वीं सदी के अंदर बना है कोणार्क का सूर्य मंदिर। 7वीं सदी में परशुरामेश्वर, 8वीं में लिंगराज, और फिर 8वीं या 9वीं बोल सकते हो वेताल देउल, और 13वीं सदी में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना है। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद में देखिए, आविष्कृत किए जाने के क्रम में निम्नलिखित तकनीकों को क्रम बताइए। अब आविष्कार हुआ था, इसमें सबसे पहले ड्राई पॉइंट का हुआ था, फिर एक्वांटिट का, फिर मेटल एनग्रेविंग का, फिर लाइन एचिंग का हुआ था, या किसका हुआ था? ये मतलब इस तरीके से क्रम पूछा है। तो देखिए 33 का बोले तो डी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले ड्राई पॉइंट का आविष्कार हुआ था, फिर मेटल एनग्रेविंग का हुआ था, फिर लाइन एचिंग का हुआ था, फिर लास्ट में जाकर के एक्वांटिट का हुआ था। किसका हुआ था? एक्वांटिट का। इसके अंदर भी अगर वुड कट आ जाता, वुड प्रिंट आ जाता, तो वुड कट का आविष्कार कब हुआ था? वुड प्रिंट का, वुड कट का, वो हुआ था 220 एडी में। कब हुआ था? 220 एडी में। और कहाँ पे हुआ था? चीन के अंदर हुआ था, चीन के अंदर। कहाँ पे होता? चीन के अंदर। 220 ईस्वी के अंदर वुडकट का आविष्कार हुआ था, चीन के अंदर। याद रखना, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना। 105 ईस्वी के अंदर कागज़ का आविष्कार हुआ था, वो भी चीन के अंदर, तसई लून के द्वारा किया गया था, तसई लून। अगर मैं आपको कुछ गलत बता दूं तो नेक्स्ट जो पेपर फॉलो करेंगे उसमें अगर कोई गलती हो तो वो सुधारेंगे। अगर हो सकता है ये तसई लून ने वुड कट का आविष्कार किया हो 220 एडी में, है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, कोई ना, मैं आपको नेक्स्ट पेपर में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो 105 ईस्वी में चीन के अंदर ही कागज़ का आविष्कार हुआ था, इतना याद रखना आप। 220 ईस्वी के अंदर कागज़ का आविष्कार 105 में, 220 में वुडकट का आविष्कार हुआ था। कहाँ पे? चीन के अंदर। याद रखना, दोनों ही चीन के अंदर आविष्कार हुआ था। तो इसमें सबसे पहले ड्राई पॉइंट, फिर मेटल एनग्रेविंग, फिर लाइन एचिंग, फिर एक्वांटिट। ये रटने वाली चीज़ें आप रट लिया करो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का क्रम बताना है हमें। स्क्रीन प्रिंटिंग को आपको पता है कौन सी होती है? स्क्रीन प्रिंटिंग, इसके बारे में भी हम एक दिन चर्चा करेंगे अलग से, क्योंकि ये वीडियो जो है हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। फिर भी हमें जो चीज़ इसमें डिटेल से जानने की है वो जानेंगे। सिल्क स्क्रीन में आगे कोई अलग से क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आएगा, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसका क्रम पूछा है, तो सिल्क स्क्रीन का क्या होता है? स्क्रीन प्रिंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्क स्क्रीन, इसको स्क्रीन प्रिंटिंग बोलते हैं। और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं सेरीग्राफी। क्या बोलते हैं? सेरीग्राफी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सेरीग्राफी, सेरीग्राफी, सेरीग्राफी। जैसे एक आती है रिलीफ प्रिंटिंग। रिलीफ क्या होती है? रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है उभारदार, जिसमें वुड कट आता है, इसमें क्या आता है? वुड कट, वुड कट आता है और लिनो कट आता है। वुड कट और लिनो कट ये दोनों आता है रिलीफ में। इसमें आता है रिलीफ में। और दूसरा है इंटेग्लियो। दूसरी प्रिंटिंग कौन सी है? दूसरी प्रिंट करने की टेक्निक है इंटेग्लियो। इंटेग्लियो में एचिंग आती है, एनग्रेविंग आती है, एक्वांटिट आती है। ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? इंटेग्लियो टेक्निक में आती है। कौन सी टेक्निक में आती है? इंटेग्लियो, जिसका नाम मैं यहाँ लिखूँ इंटेग्लियो। तो सबसे पहले आविष्कार किसका हुआ? रिलीफ प्रिंटिंग का, जिसमें वुडकट का आविष्कार हुआ था। रिलीफ प्रिंटिंग सबसे पहले आएगी, वुडकट, रिलीफ प्रिंटिंग। इंटेग्लियो है जिसको बोलते हैं एचिंग, इंटेग्लियो, इंटेग्लियो ये, इसमें एचिंग, अम्लांकन जो है वो इसके अंदर आता है, एनग्रेविंग इसमें आता है ना। ये एचिंग अम्लांकन वाली जो चीज़ें हैं ना, इसमें आती है। इसमें क्या होता है? रिलीफ प्रिंटिंग में तो जो उभरा हुआ पार्ट है उस पर इंक लग के उभरा हुआ पार्ट छपता है। ये मैं आपको अलग से डिटेल में बताऊंगा। और इंटेग्लियो में क्या है? जो एचिंग करते हैं तो जो गहरा पार्ट हो जाता है उसके अंदर इंक डल जाती है और वो गहरा वाला पार्ट उस पर छपता है, वो इंटेग्लियो प्रिंटिंग होती है। इसके बाद में देखिए इसमें क्या है, सिल्क स्क्रीन का 34 का पूछा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? फ्रेम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? फ्रेम बनाते हैं। फिर एक्सपोज करने की टेबल होती है, उस पर लेके जाते हैं। फिर प्रिंटिंग टेबल पे लेके जाते हैं। फिर स्क्वीज एक टूल होती है जिसकी सहायता से कलर को स्क्वीज कर लेते हैं हम। इस तरीके से होती है, जिस पे यहाँ पे एल्यूमिनियम की डंडी सी लगी होती है ये, और ये होती है रबर की आगे लगी हुई इतनी, ये रबर की होती है, ये वाला इतना बड़ा पार्ट है। इसको यहाँ से ऐसे हाथ से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के
यहाँ से ऐसे हाथ से पकड़ के, ये कोई फ्रेम होता है, इसके ऊपर यहाँ पे कलर लगा देते हैं, इसको इधर से इधर स्वाइप करते हैं, कलर को ऐसे घिसते हैं। तो मैं आपको इसका बताऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा इसका किस तरीके से काम करते हैं। तो इसको बोलते हैं स्क्वीज टूल। स्क्वीज टूल किस में आती है? सेरीग्राफी, स्क्रीन प्रिंट में। याद रखना टूल भी है ये स्क्वीज। तो लास्ट में करते हैं स्क्वीज, स्क्वीजर टूल होती है ये स्क्वीजी टूल। तो लास्ट में करते हैं स्क्वीज। पहले फ्रेम बनाते हैं, फ्रेम में फ़ोटो तैयार करते हैं, फिर उसको एक्सपोज टेबल पे लेते हैं, उस फ़ोटो को एक्सपोज करते हैं, फिर उसको प्रिंटिंग पे लेके जाते हैं, फिर कलर डाल के फिर स्क्वीज़ करते हैं। इसका मतलब सी क्रम जो है वो सही है, आपको डिटेल से बताऊंगा एक दिन। आगे देखिए, ग्राहक एजेंसी संबंध को प्रभावित करने वाले कारक तत्वों में सम्मिलित हैं। इसमें से कौन से हैं? तालमेल है, विचारों का आदान प्रदान है, आचरण है, विभिन्न है। इसका मतलब ए नंबर सही होगा। पहले तालमेल करेंगे, फिर विचारों का आदान प्रदान करेंगे, फिर आचरण देखेंगे उसका, फिर विभिन्न में उसको डालेंगे। तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकतम बोधपरक योग्यता के क्रम में निम्नलिखित में से क्रम चुनिए। बोधपरक योग्यता, बुद्धि के अकॉर्डिंग योग्यता का क्रम पूछें। इसमें क्रम में क्या होगा? देखो ये कितनी सिंपल सी बात है, लेकिन है घुमावदार बात, बड़ी शानदार बात है। तो इसमें क्या होगा? आँख सबसे इंपॉर्टेंट है, आँख, उसके बाद में इंपॉर्टेंट है कान, फिर उसके बाद में गंध, फिर उसके बाद में स्वाद। सबसे पहले पता चलता है आँखों से, फिर पता चलता है कान से, फिर गंध से, फिर स्वाद लेते हैं। ये 3-4 बातें हैं। सबसे इसका बोध पर की योग्यता है, ये योग्यता है हमारी बुद्धि के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आँख काम करेगी, फिर कान काम करेंगे, फिर गंध, फिर स्वाद। ये इनका क्रम है, ठीक है। बुद्धि है, सबसे ज़्यादा आँखों की बुद्धि होती है, फिर कान की है, फिर गंध की है, फिर स्वाद की है। इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित कलाकारों का सही कालानुक्रम चुनिए, निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए, ठीक है। तो हेंसन, मातिस, डेलाक्रा, ब्राकुसी, इनका क्रम पूछा है। तो क्रम में अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा इसमें डेलाक्रा, सबसे पहले आएगा डेलाक्रा। डेलाक्रा का इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा डेलाक्रा। डेलाक्रा का है 1798 डीओबी, डेलाक्रा का 1798। फिर उसके बाद में मातिस, मातिस का क्रम क्या है? मातिस का है 1869, 1869 है। फिर है ब्रांकुसी, ब्रांकुसी का डीओबी क्या है? ब्रांकुसी का डीओबी है 1876। फिर उसके बाद में है हैंसन, हैंसन का डीओबी क्या है? हैंसन का डीओबी है 1925। इसका मतलब क्रम में सबसे पहले क्या आएगा? डेलाक्रा, मातिस, ब्रांकुसी, हैंसन, इस तरीके से। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 38, देखिए ये क्रम से कैसे आप कर सकते हो सही, इसका भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा अलग से, ठीक है। तब तक हम इसको पेपर को सोल्व करते हैं, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन, अभी हम 38 पे यानी 40 के लगभग पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित चरणों का सही क्रम बताइए। इसमें क्रम पूछा है, कार्विंग, मेकेट, ड्राइंग, फिनिशिंग। देखो अगर इसमें मैं क्रम की बात करूं तो इसमें क्रम क्या आएगा? ये कार्विंग की बात करते हैं, ड्राइंग की बात करते हैं, फिर फिनिशिंग। कार्विंग किस में करते हैं? कोई पत्थर की मूर्ति उस पर भी कर सकते हैं, कोई मिट्टी की मूर्ति बना रहे, कोई मूर्ति बना रहे हैं उस पर कार्विंग करते हैं। फिर मेकेट क्या होता है ये आपको पता होना ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। फिर ड्राइंग को तो आपको पता ही है, फिनिशिंग भी आपको पता है। देखो कोई भी मूर्ति बनाते हैं, बड़ी विशाल मूर्ति बनाते हैं, कोई भी बड़ी विशाल प्रतिमा ले लो आप, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब इतनी बड़ी मूर्ति बनाई गई है, उसका पहले मेकेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेकेट। मेकेट मतलब उसका छोटा सा एक छोटी सी एक मूर्ति बनाते हैं पहले। जैसे ये सिर हो गया, उसका ये धड़ हो गया, ये हाथ हो गए, और ये ऐसे करके ये धोती है, और ये इस तरीके से ये मूर्ति बन गई, ठीक है। इसके ऊपर ये साफा लगा हुआ है। तो ये छोटी सी मूर्ति है, कितनी है समझ लो आप, ये 6 इंच की मूर्ति बना दी छोटी सी। तो इसका मतलब ये एक मॉडल बना लिया छोटा सा, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं मेकेट। क्या बोलते हैं? मेकेट। याद रखना मेकेट। कोई भी विशाल प्रतिमा बनाने से पहले उसका मेकेट तैयार किया जाता है। मेकेट से पहले हम क्या करते हैं? उसकी ड्राइंग बनाते हैं। मेकेट से पहले हम क्या करते हैं? उसका ड्राइंग बनाते हैं कि हम किस तरीके से मूर्ति बनाएंगे। ये इस तरीके से हम ड्राइंग तैयार करते हैं, साइड फेस की, बैठी हुई, जिस तरीके से हमें सूटेबल लगे, पहले हम उसका ड्राइंग बना करके देखते हैं कि किस तरीके की सूटेबल है। ड्राइंग बना ली, ड्राइंग बनाने के बाद में उसका मेकेट तैयार करते हैं कि ये फाइनल ड्राइंग हो गई, अब उसका मेकेट तैयार करते हैं, यानी कि छोटा सा मॉडल बना लिया। मेकेट बनाने के बाद में फिर उस मेकेट के अकॉर्डिंग बड़ी मूर्ति बनाई जाती है, याद रखना। फिर कार्विंग की जाती है। पहले ड्राइंग बनाई, फिर हमने मेकेट बना लिया। मेकेट बनाने के बाद में
बड़ी मूर्ति बना रहे हैं, उसको कर्व कर रहे हैं, उसकी कार्विंग कर रहे हैं, बड़ी मूर्ति कार्विंग कर रहे हैं। कार्विंग करने के बाद में लास्ट में क्या दिया जाता है, लास्ट में फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग कब की जाती है, लास्ट में की जाती है। पहले ड्राइंग बनाई, फिर मैकेट बनाया, फिर उसकी कार्विंग कर दी हमने, मूर्ति कंप्लीट कर दी, फिर उसकी फिनिशिंग कर दी, लास्ट में पॉलिश कर दी। इसका मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित पेंटिंग्स का सही कालक्रम पहचानिए। अब ये पेंटिंग दी हुई है, इसका कालक्रम पहचानना है, ठीक है। ये अमृता शेरगिल के द्वारा बनाई गई लघु पेंटिंग लगती है, क्योंकि हल्दी ग्राइंड्स अमृता शेरगिल की है, ब्रूडिंग ये सोमनाथ और की है। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें अगर हम मूर्ति को रखेंगे, ब्रूडिंग रखेंगे, सबसे पहले आएगी ब्रूडिंग, फिर आएगी हल्दी ग्राइंडर्स, फिर आएगी केव मोनास्ट्री, फिर आएगी खिलाड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स मैंने आपको शायद गलत बता दिया होगा, ये जो ब्रूडिंग मूर्ति है किसकी है, ये है रविंद्रनाथ ठाकुर की। किसकी द्वारा बनाई गई है, रविंद्रनाथ टैगोर की। ब्रूडिंग का मतलब होता है सोच, ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है, सोच। हल्दी ग्राइंडर्स हल्दी पीसने वाले, फिर केव मोनास्ट्री है, फिर खिलाड़ी है। तो ब्रूडिंग का मतलब क्या है, सोच। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये देखिए, ये पेंटिंग है सोच की। देखो ये लेडीज़ है, इस तरीके से सोच रही है ना, देखो ध्यान से। तो ये पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। द ब्रूडिंग यानी कि सोच, क्या है, सोच है, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। इसके बाद में देखिए 39 के बाद में आता है 40 पे चलते हैं। ज्यामितीय रूप पर कार्य करने वाले निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम पहचानिए। ये देखियो, यानी कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म में काम करने वाले थे, ज्योमेट्रिकल शेप में इन्होंने काम किया था, इनका क्रम पूछा है, ठीक है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, जे स्वामीनाथन होगा सबसे पहले। इनमें देखिए सबसे बड़ा कलाकार है जे स्वामीनाथन, ठीक है। उसके बाद में है जी.आर. संतोष जो कश्मीर में काम करने वाले थे, फिर बी खन्ना है, फिर ओम प्रकाश है। तो सबसे पहले कौन सा है, जे स्वामीनाथन, सबसे जिसको हम जानते हैं लगभग तो जे स्वामीनाथन है। पहाड़ बना करके उस पर इस तरीके से पहाड़ बना दिया, और इस पर एक चिड़िया जैसी ऐसी कुछ करके एक शेप में बना दिया, इस फॉर्म में करके, इसके ऐसे करके। तो ये ये खाली जियोमेट्रिकल शेप में काम करते हैं, जियोमेट्रिकल शेप्स में काम किया है इन्होंने। जी.आर. संतोष ने भी जियोमेट्रिकल शेप में, जैसे मैंने बताया था तांत्रिक, इसी प्रकार से बी खन्ना, इसी प्रकार से ओम प्रकाश है। तो सबसे पहले कौन आएगा, जे स्वामीनाथन, फिर जी.आर. संतोष, फिर बी खन्ना, फिर ओम प्रकाश। इसका मतलब 40 में क्या होगा, डी सही हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं 41। देखिए फ्रेंड्स, अभी यह है मिलाने वाले क्वेश्चन। इसमें देखिए ये देवताएं हैं और उनके प्रतीकात्मक लक्षण हैं, उनको आपस में मिलाना है। तो इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो उष्णीय है, चक्र है, त्रिशूल है, कमंडल है। बताइए, अगर आपको सबसे इसमें से अगर आपको एक भी आता है ना, तो भी आपका लगभग चांस बैठ जाता है कि आपका क्वेश्चन सही हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता है त्रिशूल किसका होता है, त्रिशूल किसका होता है, सी में 2। त्रिशूल किसका होता है, त्रिशूल होता है शिव का। हमने बता दिया कि त्रिशूल होता है शिव का। अब हम बोल रहे हैं कि हमें लगभग पता है कि विष्णु भगवान चक्र रखते हैं, बाकी बुद्ध बोधिसत्व का कोई मतलब नहीं है चक्र का। तो बी में क्या है 1 और सी में क्या है 2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बी में 1 है, सी में 2 है। बी में 1 2 में है, इसमें से 2 क्या इसमें है, नहीं है। तो इसका मतलब ये कट गया, ये 2 तो ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि बी में है ही नहीं, ये 2 तो ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी क्या बच गया, सी में 2 किसमें है, इसमें है, और बी में 1 इसमें, दोनों में है। इसका मतलब ए में क्या होगा 3। इसका मतलब उष्णीय किसके हाथ में है, उष्णीय है बुध के हाथ में, और कमंडल किसके हाथ में है, बोधिसत्व मैत्रेय। जो मैत्रेय बुध है उसके हाथ में क्या रहता है, कमंडल रहता है। फ्रेंड्स याद रखना, मैत्रेय बुध के, बोधिसत्व मैत्रेय है, मैत्रेय बुध उसके हाथ में क्या रहता है, कमंडल, और उष्णीय किसके हाथ में रहता है, सीधा बुध। उसका ये प्रतीक है, सॉरी इसका क्या है, ये प्रतीक है। तो इस तरीके से हम मिला सकते हैं। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें, इस अगर आपको एक भी आता है तो भी आपका ये सही जाने का क्वेश्चन चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। 42 देखिए, कैलाश पर्वत को हिलाती हुई रावण की मूर्ति, कैलाश पर्वत को हिलाती हुई रावण की मूर्ति, ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये जो मूर्ति है ये कहाँ पे है, ये मूर्ति है कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में। कहाँ पे है, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में है। फिर है महेश मूर्ति, ये महेश मूर्ति कहाँ पे है, ये महेश मूर्ति है एलिफेंटा के अंदर। ये एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ये भी एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, दारापुरी टापू पे। फिर आती है गंगावतरण प्रतिमा, गंगावतरण प्रतिमा कहाँ पे है, महाबलीपुरम में है। कहाँ पे है, महाबलीपुरम में। फिर आता है मौर्यकालीन बुल कैपिटल, ये मौर्यकालीन बुल कैपिटल ये लोरिया नंदनगढ़
यहाँ पे है, कहाँ पे है, लोरिया नंदनगढ़ में है। कैलाश पर्वत को हिलाती हुई रावण की जो प्रतिमा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये रही फ्रेंड्स, ये है कैलाश पर्वत को हिलाती हुई रावण की प्रतिमा। ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये रावण है, ये कैलाश पर्वत है, उसके ऊपर ये शिव पार्वती बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? ये शिव हैं, ये पार्वती हैं। तो ये इसके ऊपर बैठे हुए, नीचे है ये कैलाश रावण, ये कैलाश पर्वत के ऊपर बैठे हुए इस तरीके से दर्शाया गया है इस प्रतिमा के अंदर। तो ये है कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण प्रतिमा। ये है एलोरा गुफा के अंदर। कहाँ पे है? एलोरा गुफा के अंदर। अगली प्रतिमा है जिस प्रतिमा की बात कर रहे थे, महेश मूर्ति। फ्रेंड्स ये है महेश मूर्ति, इसको बोलते हैं त्रिमूर्ति। महेश का मतलब है शिव की मूर्ति, महेश शिव, महेश का मतलब शिव, ये शिव के पर्यायवाची शब्द हैं, महेश यानी शिव। तो ये महेश मूर्ति है यानी कि शिव की मूर्ति, महेश मूर्ति इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके 3 फेस है, एक सामने वाला, एक ये और ये। इसका मतलब ये क्या है? 3 फेस है। ये जो है, ये त्रिमूर्ति जो है ये 6 मीटर 20 फीट इसकी लगभग हाइट है। क्या है? 20 फीट इसकी लगभग हाइट है। और ये त्रिमूर्ति कहाँ पे? एलिफेंटा में है। एलिफेंटा की गुफा नंबर 1 में है। एलिफेंटा की गुफा नंबर 1 के अंदर है। ये आप नोट डाउन कर लेना सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ। गुफा संख्या 1 के अंदर है ये एलिफेंटा की 1 नंबर गुफा में। क्या? महेश मूर्ति, त्रिमूर्ति। अब देखिए इसमें 3 फेस दिखाए गए हैं। 3 फेस में क्या है? एक फेस है सदाशिव का, एक फेस है योगेश्वर का और एक फेस है नटराज का। तो ये 3 फेस इसमें दिखाए गए हैं और तीनों फेस को क्या बोलते हैं? त्रिमूर्ति, और वैसे क्या बोलते हैं? महेश मूर्ति, याद रखना। और ये 6 मीटर इसकी हाइट है, 20 फीट हाइट है इसकी, बहुत बड़ी हाइट है इसकी, 20 फीट। सोच के देखो 20 फीट हाइट यानी कि 6 मीटर इसकी हाइट होती है। रावण, ठीक है, सॉरी शिव भगवान की है। इससे पहले हमने बात की थी ये रावण जो प्रतिमा है। फ्रेंड्स ये जो प्रतिमा है ये एलोरा गुफा में है। एलोरा की गुफा संख्या 29 के अंदर है, 29 के अंदर है। कितना है? 29 के अंदर, 29 के अंदर है। गुफा संख्या 29 के अंदर है ये कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की प्रतिमा, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो आपको दिखाई दे रही है स्कल्पचर, ये है गंगा अवतरण की। किसकी है? गंगा अवतरण की, जो कहाँ पे है? महाबलीपुरम में है। कहाँ पे है? महाबलीपुरम में। चालुक्यकालीन गंगा अवतरण, ये गंगा इसमें अवतरित होती हुई दिखाई गई है। इसको भागीरथ तपस्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागीरथ तपस्या, इसको बोलते हैं भागीरथ तपस्या। ये इस तरीके से पत्थर के ऊपर उत्कीर्णित है, भागीरथ तपस्या भी बोलते हैं। ये महाबलीपुरम में है क्योंकि इसमें भागीरथ तपस्या करता हुआ है और गंगा को जमीन धरती के ऊपर अवतरित कर लेता है, इसकी तो इसको बोलते हैं भागीरथ तपस्या। और दूसरा नाम है गंगा अवतरण, महाबलीपुरम के अंदर स्थित है। इसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सीधा। ठीक है, तो मौर्यकालीन बुल कैपिटल कहाँ पे है? लोरिया नंदनगढ़, ये यहाँ पे है। तो इसका मतलब 3 हमने मिला लिए तो हमारा अपने आप क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। इसके अंदर देखें अगर राउंड ए में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ए में 2 किस में है? इसके अंदर है और इसके अंदर है। और बी और सी ऑलरेडी कट चुके हैं, बी सी ऑलरेडी कट चुके हैं, 2 बच गए। अब देखिए महेश मूर्ति कहाँ पे थी? महेश मूर्ति थी एलिफेंटा गुफा में, यानी कि बी में 3। तो बी में 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब बी तक तो दोनों ही सही जा रहे हैं। सी में देखो गंगा अवतरण कहाँ पे है? महाबलीपुरम में, तो सी में क्या जा रहा है? 4, तो सी में 4 इसमें है, तो इसका मतलब ये कट गया और ये बच गया। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए 43, देखिए 43 में लिखा है कि इसको सुमेलित करना है कि कौन कहाँ से संबंध रखता है, ठीक है। तो याद रखिए जय जरोटिया जो है वो दिल्ली से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? दिल्ली से। जय जरोटिया दिल्ली से संबंध रखते हैं। इसके बाद में देखिए लक्ष्मण गौड़, सॉरी पहले इससे पहले हम देखते हैं जय जरोटिया दिल्ली से, तो ए में क्या आ गया? 3 आ गया। तो ए में 3 किसमें है? बी में, तो इसका मतलब बी सही हो गया। बी में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है और सी में 3 आ रहा है। बी में 4 है, इसका मतलब क्या है? लक्ष्मण गौड़ कहाँ से संबंधित है? हैदराबाद से संबंधित है। और सी में क्या है? 3, इसका मतलब क्या है? हरिणी दुम्मल कहाँ से संबंधित है? हरिणी दुम्मल बड़ौदा से संबंध रखता है। सन्नतकार कोलकाता से संबंध रखता है, थोड़ा सा उल्टा। हरिणी दुम्मल बड़ौदा से और सन्नतकार कोलकाता से। डी में 1, तो इसका मतलब ऐसे हम मिला लेंगे। याद रखना कौन कहाँ से संबंध रखता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। जगमोहन चोपड़ा ने किसमें काम किया, सन्नतकार ने किसमें काम किया, सॉरी इससे पहले हमें पता होना चाहिए, सन्नतकार का आप रट लो, जगमोहन चोपड़ा का रट लो। पलानीअप्पल, प्रयागराज चिल्लर का कमी पूछते हैं। जगमोहन चोपड़ा और सन्नतकार इतने एग्जाम में पूछा गया है, नेट के एग्जाम में, आप यकीन नहीं मानोगे। आगे जितने भी एग्जाम हम सोल्व करेंगे उनमें देखना कितनी बार सन्नतकार के बारे में पूछा गया है और जगमोहन चोपड़ा, इन दोनों के बारे में इतनी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो जगमोहन चोपड़ा सबसे पहले इसमें देखते हैं कि सन्नतकार किसने काम किया। सन्नतकार ने किसमें काम किया है, वुड इंटेग्लियो में। किसमें काम किया है, वुड इंटेग्लियो में। तो सी में क्या है, 4, सॉरी सी में 4 है, सी में क्या है, 4, सी में 4 किसमें है, इसमें। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो रहा है। 44 में क्या सही हो रहा है, सी सही हो रहा है। इसका मतलब ए में 3 है। ए में 3 का मतलब है कि जगमोहन चोपड़ा ने कोलोग्राफी में काम किया है। किसमें काम किया है, कोलोग्राफी में। कोलाज प्रिंट जो लिया, कोलाज पेपर प्रिंट किसने लिया है, कोलाज पेपर प्रिंट का आविष्कार किसने किया था, जगमोहन चोपड़ा ने। कोलाज पेपर प्रिंट, कोलाज पेपर से कोलाज बनाया कार्डबोर्ड से, उससे प्रिंट लिया किसने, जगमोहन चोपड़ा ने, इसीलिए उसको क्या बोला गया, कोलोग्राफी बोला गया। इसके बाद में बी में क्या है, एक है, बी में एक, इसका मतलब प्रयागराज चिल्लर ने किसमें काम किया है, प्रयागराज चिल्लर ने क्वांटिट में काम किया है। सन्नतकार ने वुड इंटेग्लियो में काम किया है और पलानीअप्पल ने किसमें काम किया होगा, ड्राइंग विद प्रिंट इम्प्रेशन, ड्राइंग विद प्रिंट इम्प्रेशन, ड्राइंग बनाई है लेकिन प्रिंट इम्प्रेशन के साथ में किसने, पलानीअप्पल ने, याद रखना। इसके बाद में हम चलते हैं 45 पे। 45 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सामग्रियों तथा स्कल्पचर मीडियम्स को सुमेलित कीजिए। ठीक है, कार्विंग, कार्विंग किस में होती है, मॉडलिंग क्या होती है, कास्टिंग कहाँ पे होती है, असेंबलीज क्या होता है। ठीक है, कार्विंग किस पे होती है फ्रेंड्स, कार्विंग होती है पत्थर पे। किस पे होती है, पत्थर पे। इसका मतलब ए में क्या है, 4 है। पहले हम ऑप्शन और दोनों साथ में देखते हैं, ऑप्शन और दोनों साथ में देखते हैं। तो इसमें भी 4 आ रहा है और इसमें भी 4 आ रहा है। इसका मतलब बी कट गया और डी भी कट गया, बी भी कट गया और डी भी कट गया। ये बी काट दिया हमने और डी भी काट दिया, बच गए क्या, 2। कार्विंग किस में होता है, पत्थर पे होता है। इसके बाद में देखिए, ये स्क्रीन ऊपर आ गई। इसके बाद में देखिए, कार्विंग पत्थर पे हो गया, अरे बार बार, एक सेकंड, ठीक है। अब देखिए, कार्विंग किस पे ऊपर लेके जाते हैं इसको, कार्विंग किस पे, पत्थर पे। हमने क्या कर दिया, बी काट दिया और डी काट दिया, बच गया क्या, ए और सी बच गया, ए बच गया और सी बच गया। अब देखिए, मॉडलिंग किस में होती है, मॉडलिंग हम करते हैं क्ले में। किस में करते हैं मॉडलिंग, मॉडलिंग हम करते हैं क्ले में, यानी कि बी में हमें क्या चाहिए, ए चाहिए एक, बी में एक चाहिए, सी में हमें क्या चाहिए, सी में 2 चाहिए। इसका मतलब कास्टिंग किससे होती है, पीतल से कास्टिंग होती है। असेंबलीज स्क्रैप मेटल पे क्या होता है, असेंबलीज स्क्रैप मेटल का यूज़ करके, टूटे फूटे मेटल जो भी है धातु का यूज़ करके असेंबलीज तैयार किया जाता है। पीतल धातु, प्योर धातु, उसकी कास्टिंग की जाती है। क्ले से मॉडलिंग बनाई जाती है, मॉडलिंग तैयार की जाती है। जो मूर्ति बनाते हैं ना उसको मॉडलिंग बोलते हैं, मॉडल बनाना, मॉडलिंग, मॉडल, मिट्टी से मॉडल बनाया, फिर उसके ऊपर कोई पीओपी का परत चढ़ाया, फिर उसके अंदर कोई भी धातु डाल के, गला करके उसके अंदर डाल देते हैं, वो मॉडलिंग बोलते हैं उसको। क्ले से मॉडलिंग तैयार की जाती है। कार्विंग किससे, पत्थर पे कार्विंग की जाती है, छीनी हथौड़ा लेकर के कार्विंग, कार्व किया जाता है, उसको उकेरा जाता है मूर्ति, उसको बोलते हैं कार्विंग। तो पत्थर पे की जाती है, ठीक है, याद रखना। तो इसका मतलब सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कलाकारों को उनकी सृजनात्मक कृतियों को सम्मिलित कीजिए। अब देखिए, प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा क्या बनाई गई है, प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा बनाई गई है ई बांडेज। एडगर देगा के द्वारा बनाई गई है लिटिल 14-ईयर-ओल्ड डांसर, एडगर देगा के द्वारा बनाई गई है। ब्रांकुसी के द्वारा क्या बनाई गई है, बर्ड इन स्पेस, ब्रांकुसी के द्वारा बनाई गई है। फिर राघव कनेरिया के द्वारा क्या बनाई गई है, दीबुल, राघव कनेरिया के द्वारा दीबुल बनाई है। इसका मतलब क्या है, प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा बनाई गई ई बांडेज है। ए में मैं क्या बोल रहा हूँ, ए में 4 बोल रहा हूँ, ए में 4, ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। एडगर देगा का मैं बोल रहा हूँ लिटिल 14-ईयर-ओल्ड डांसर, जिसको बोलते हैं बेलेरीना, क्या बोलते हैं, बेलेरीना, याद रखना। बेलेरीना का मतलब होता है नर्तकी। ये किसके द्वारा बनाई गई है, लिटिल 14 ईयर, 14 वर्ष की लिटिल जो है ओल्ड डांसर है, लिटिल 14-ईयर-ओल्ड डांसर है बेलेरीना, यानी कि नर्तकी, डांसर नर्तकी है बेलेरीना। ये किसके द्वारा बनाई है, एडगर देगा के द्वारा। इसका मतलब बी में क्या है, 3, तो इसमें 3 नहीं है ए में, इसका मतलब बी 3 में किस में है, बी में 3 है, बी में, ठीक है। सी में है 1, इसका मतलब क्या है, ब्रांकुसी का मैंने क्या बोला था, बर्ड इन स्पेस, सी में 1। डी में राघव कनेरिया के द्वारा क्या बनाया गया है, दीबुल। अब देखो, मैं इसकी पेंटिंग आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। हम पूरी एक्सप्लोर कर रहे हैं तो अच्छे से हम इसको जानेंगे, जान करके हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी चीज़ हमें पढ़नी होती है अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम है बर्ड इन स्पेस। क्या नाम है? बर्ड इन स्पेस। बर्ड इन स्पेस, क्या नाम है? बर्ड इन स्पेस। और किसके द्वारा बनाई गई है? ब्रांकुसी के द्वारा। याद रखना ये जो चीज़ें हैं ब्रांकुसी के द्वारा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बर्ड इन स्पेस ब्रांकुसी के द्वारा बनाई गई स्कल्पचर है ये। इसके बाद में अगली स्कल्पचर देखो, ये है दी बुल। क्या है? दी बुल। क्या है? द बुल, दी बुल। और ये दी बुल किसके द्वारा बनाया गया है? राघव कनेरिया के द्वारा। किसके द्वारा? राघव के द्वारा, राघव कनेरिया के द्वारा बनाया गया है। राघव कनेरिया के द्वारा। दी बुल किसके द्वारा बनाया गया है? राघव कनेरिया के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद में अगली देखो, ये है बैलेरिना। ये क्या है? ये है बैलेरिना। बैलेरिना यानी कि नर्तकी। बैलेरिना का मतलब क्या है? नर्तकी। द लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर है। ये देखो 14 साल की एक लड़की है जो डांसर है। बैलेरिना मतलब नर्तकी है। ये किसके द्वारा बनाई गई है? एडगर देगा के द्वारा बनाई गई है बैलेरिना, नर्तकी। एडगर देगा के द्वारा। ध्यान से देख लेना क्योंकि एग्जाम में ये देख करके भी पूछ सकते हैं। और बैलेरिना का जब नाम आपके दिमाग में आप सुनो या पढ़ो कहीं तो आपके दिमाग में ये छवि बन जानी चाहिए, बैलेरिना यानी कि नर्तकी की, बैलेरिना की। ये बैलेरिना है, बैलेरिना। इसके बाद में देखिए एक और नाम था जो मैं एक सेकंड देखता हूँ। हाँ, प्रदोष दास गुप्ता। ई बांडेज, इन बांडेज, इन बांडेज। ये देखो, ये है बंधन में। इन बांडेज का मतलब होता है बंधन। ये क्या है? इसके हाथ के पीछे देखो हथकड़ी लगी हुई है। हाथ के पीछे देखो हथकड़ी लगी हुई है। तो इन बांडेज ये किसके द्वारा बनाई गई है? प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा बनाई गई है। नगमा में है। ये देखो नगमा लिखा हुआ है यहाँ पे, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। तो इन बांडेज है। क्या है? इन बांडेज, इन बांडेज, इन बांडेज। और ये कहाँ पे है? नगमा में। और ये किसके द्वारा बनाई गई है? प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा, प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा। इन बांडेज, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। फ्रेंड्स उस टाइम पे जो चल रहा था, आप पोलियो का अंत करें, शाकाहारी बने, अतिथि देवो भव चल रहा था, आंखें दान करें, ये कुछ उस टाइम पे एक्टिविटी चल रही थी। टीवी के अंदर विज्ञापन में वगैरह वगैरह आ रही थी। 2012 की बात है क्योंकि हम 2012 का पेपर चालू कर रहे हैं। तो उसमें क्या था, उस टाइम पे जो करंट चीज़ें चल रही होती है ना, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछ लेते हैं। आजकल जो लोगो फेमस चल रहे हैं, जो भी ब्रांड फेमस है, MRF का लोगो कैसा है ना, एप्पल का लोगो किसने डिज़ाइन किया था, वो सारी चीज़ें जो है लगभग पूछ लेते थे, अब भी पूछते हैं। तो अब इसमें देखिए 47 का क्या होगा? 47 का ए से ही होगा। इसमें क्या है? ए में 2 यानी कि आंख दान करे किसने बोला था? ऐश्वर्या राय ने बोला था। अब पोलियो का अंत करे किसने बोला था? अमिताभ बच्चन ने बोला था। किसने बोला था? अमिताभ बच्चन ने। शाकाहारी बने किसने बोला था? शाकाहारी बने बोला था मेनका गांधी ने। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही है, आमिर खान से संबंध रखता है। तो डी में 3 करेंगे, डी में 3 एक में ही है, ये देखो, तो ये हमारा सही हो जाता। अतिथि देवो भव आमिर खान से संबंध रखता है। 47 हमने कर लिया। 47 के बाद में हम चलते हैं 48 पे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? अधिकतम पॉइंट साइज। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रिंट है, जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी होता है, प्रिंट होता है, उसका हाईएस्ट जो फ़ॉन्ट होता है, एक मैं बताऊं, जो टाइपोग्राफी में जो फ़ॉन्ट होता है ABCD, या इसमें देखो ए लिखा हुआ है, ये न लिखा हुआ है, ई की मात्रा है, ये 4 लिखा हुआ है, ये फ़ॉन्ट है। एक एक अगर फ़ॉन्ट उठाएंगे तो वो फ़ॉन्ट होता है। अब इसका अधिकतम साइज़ क्या होता है फ्रेंड्स? इसका अधिकतम साइज़ होता है 72 पॉइंट्स। क्या होता है? 72 पॉइंट्स होता है अधिकतम साइज। याद रखना। इसका मतलब ए में क्या है? 2। ए में 2 देखिए किस में है? ए में 2 है, डी में, ओनली डी में है। किस में है? ओनली डी में है। इसका मतलब क्या है? ये डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम आगे भी देख लेते हैं। बी में क्या है? 1। जटिल संगुफित अक्षाक्षर क्या है? गुड लेख, ये हमें नहीं पता। रेजोल्यूशन की इकाई हमें पता है क्या होती है। अधिकतम पॉइंट साइज हमें पता है क्या होती है। रेजोल्यूशन की इकाई होती है DPI। क्या होती है? DPI। देखो रेजोल्यूशन की 2 इकाई होती है, एक होती है PPI। क्या होती है? PPI। एक होती है DPI। फ्रेंड्स PPI और DPI में क्या फ़र्क है? DPI क्या होती है? PPI क्या होती है? फ्रेंड्स DPI जो होती है डॉट्स पर इंच बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डॉट्स पर इंच। और PPI को बोलते हैं पिक्सेल्स पर इंच। पिक्सेल्स पर इंच जो होती है उसको वो होती है कि ये हमारी जो आप देख रहे हो वर्तमान में, क्या देख रहे हो? मोबाइल डिस्प्ले देख रहे हो, मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हो, या लैपटॉप में देख रहे हो, या जिस चीज़ में भी आप देख रहे हो। अगर आप मोबाइल डिस्प्ले में देख रहे हो तो इसमें जो
डीप डॉट्स बने हुए हैं। देखो आपकी डिस्प्ले जो है, इसको ध्यान से कोई लेंस लगाकर या वाटर का ड्रॉप डाल करके देखो, जो डिस्प्ले है वो एक एक डॉट को मिल करके बनती है, एक एक डॉट को मिल करके बनती है। एक एक डॉट होता है इसमें, वो पिक्सल्स होता है। एक एक क्या होता है, पिक्सल्स। ऐसे खाने बने होते हैं, 1 2 ऐसे करके, ये अलग अलग डॉट चमकते रहते हैं, इनको बोलते हैं पिक्सल्स। क्या बोलते हैं, ये होता है पिक्सल्स। अब जो हम क्या है, जो फोटो कॉपी निकालते हैं या फोटो प्रिंट करते हैं, प्रिंट जो हमारे पास प्रिंट आउटपुट आता है प्रिंटर के माध्यम से, डिस्प्ले का क्या है, पीपीआई रेजोल्यूशन है, और जो प्रिंट का जो रेजोल्यूशन आता है वो क्या होता है, डीपीआई। जैसे हमारे पास पेपर है, कागज़ है, वो हमने प्रिंट निकाला, हमारी फ़ोटो प्रिंट निकाल लिया, या आधार कार्ड की हमने फ़ोटो कॉपी कर ली, तो वो जो उसमें डॉट डॉट बनते हैं ना, उसको बोलते हैं डॉट्स। वो होते हैं पर इंच में, डॉट्स पर इंच, उसको क्या बोलते हैं, डॉट्स पर इंच। जो स्क्रीन में जो डॉट्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, पिक्सल्स पर इंच। क्या बोलते हैं, पिक्सल्स पर इंच। पीपीआई ये स्क्रीन का रेजोल्यूशन है, और ये किसका है, ये आउटपुट रेजोल्यूशन है पेपर का। इसका रेजोल्यूशन है पेपर प्रिंट का रेजोल्यूशन है, प्रिंट का रेजोल्यूशन है। याद रखना, ये स्क्रीन का पीपीआई और प्रिंट का किसका है, डीपीआई है, डॉट्स पर इंच बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में इसमें कलर भी होते हैं वगैरह वगैरह, वो हम आगे जानेंगे। सचित्र पाठ्य सामग्री जो होती है, पिक्टोग्राम बोलते हैं, जिसमें सचित्र होती है पाठ्य सामग्री, पढ़ने वाली सामग्री में सचित्र होती है, वो पाठ्य सामग्री, उसको बोलते हैं पिक्टोग्राम। 49 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर्दों तथा पेंटिंग मीडियम्स को सम्मिलित कीजिए। हल्के से गाढ़े और हल्के से गाढ़े की ओर। फ्रेंड्स ये रूल होता है, हल्के से गाढ़े की ओर रूल किस में होता है, जल रंग में होता है। जल रंग में सबसे पहले हल्का रंग लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर गाढ़ा रंग देते हैं, धीरे 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 क्या है, फाइनल पेंटिंग बना देते हैं। तो हल्के से गाढ़े की ओर चलते हैं। और तेल चित्रण का रूल क्या होता है, गाढ़े से हल्के की ओर। याद रखना, तेल का ये है और ऐसे ये है, इसका क्रॉस ऐसे होगा। तो ए में 2 और बी में 1, ए में 2 बी में 1 किस में जा रहा है, 49 में ए जा रहा है। तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा हमारा, सीधा का सीधा। तो ए में 2 हल्के से गाढ़े की ओर क्या है, जल रंग, और गाढ़े से हल्के की ओर, गाढ़े से हल्के की ओर क्या है, तेल रंग, हल्के से गाढ़े की ओर क्या है, जल रंग। चिपकाना, चिपकाना में क्या होता है, चिपकाना में कोलाज होता है ऑब्वियसली, सी में 4 होगा। और डी में एचिंग में क्या होता है, एचिंग ग्राफिक आर्ट से संबंधित, ग्राफिक कला से संबंधित है, जिसमें प्रिंट मेकिंग से संबंधित रखता है। तो ग्राफिक कला एचिंग कला है। चिपकाना कोलाज, कोई भी चीज़ें को चिपका करके कोलाज बनाया जाता है ना, तो चिपकाना में क्या हो गया, कोलाज हो गया, याद रखना। इसके बाद में 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित कलाकारों तथा उनसे संबंधित स्थानों को सम्मिलित कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का। असित कुमार हलदार, देखो दूसरा क्वेश्चन मिला है हमें, ये स्थान और कलाकार से संबंध का। पहले क्वेश्चन आ चुका है एक, और ये दूसरा आया है, देखो। तो स्थान से संबंध ये क्वेश्चन है, इस तरीके से बनते हैं। असित कुमार हलदार है, वो लखनऊ से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं, लखनऊ से। ए में 3 आएगा, तो ए में 3 किसमें, बी में। 50 में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगर एक भी आपको पता है ना तो बी आ जाएगा। देखो बीसी सान्याल दिल्ली में है, क्योंकि इसने दिल्ली में दिल्ली शिल्पी चक्र नाम के ग्रुप की स्थापना में सहयोग किया था। इसके संस्थापक सदस्य भी रहे थे बीसी सान्याल, इसने बनाया था दिल्ली शिल्पी चक्र। बीसी सान्याल ने, किसने बनाया था, बीसी सान्याल ने। बीसी सान्याल का क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर का क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। एन.एस. बेंद्रे बड़ौदा के कलाकार हैं। कहाँ के हैं, बड़ौदा के कलाकार हैं। बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, ये बी ऑप्शन सही है। असित कुमार हलदार लखनऊ से संबंध, क्योंकि लखनऊ में इन्होंने शिक्षण करवाया था, लखनऊ जो कॉलेज ऑफ आर्ट है वहाँ पे इन्होंने अध्यापन करवाया था। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ओल्ड पेपर हमने सोल्व किया है, जून 2012 का सेकंड पेपर सोल्व किया है। अगले वाला वीडियो आएगा, वो आएगा जून 2012 का थर्ड पेपर, उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद में बहुत सारे आगे जो जितने भी नेट के पेपर हैं सारे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करो, और साथ में कमेंट भी करना, आपको किसके रिगार्डिंग क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है, क्या अच्छी नहीं लगती है, आप कमेंट करो, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और भी ढेर सारे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। क्या कंटेंट लेके आना है वो भी आप बताओ मुझे, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वेस्टर्न आर्ट, इंडियन आर्ट, स्कल्पचर में, जो भी है, ग्राफिक में, कोई भी चीज़ है फाइन आर्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ क्या चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।